राम राम से सकला भाइया ने स्वागत है आप सबरो आज के इस शानदार से सेशन के अंदर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं 9, 10, 11, 12 क्लास की, वो नई पुरानी दोनों किताबें जो हैं आप लोगों के लिए अब लाइन टू लाइन यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करवाने वाला हूं। और यह वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए इस प्रकार रखा जाएगा कि एक चैप्टर का एक ही वीडियो आए, मतलब एक चैप्टर को अपन एक वीडियो में पूरा करेंगे, चाहे फिर वो 1 घंटे का या 1.5 घंटे का वीडियो लेक्चर बने, उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक वीडियो एक लेक्चर, ताकि जो आपके 10 टॉपिक हैं और टोटल 8 किताबें हैं, तो मेरा टारगेट रहेगा कि 80 घंटे के अंदर अंदर यानी 80 जो वीडियोस बनाऊं मैं, वो राजस्थान अध्ययन की हो और आप लोग जो है ये लेक्चर किसी भी विद्यार्थी के साथ में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान अध्ययन का सबसे ऑथेंटिक जो सोर्सेस है वो या तो हिंदी ग्रंथ एकेडमी की किताबें हैं या फिर उसके बाद में ये कहें कि राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं। इन किताबों के अंदर इस प्रकार के फैक्ट मिलेंगे जिनको बड़ी बड़ी कोचिंगें हो चाहे कोई भी टीचर हो, वो ये कह देते हैं कि ये तो जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, या ये कह देते हैं कि ये तो काफी डीप पूछा है। वो सभी चीजें यहां पर मिलती है। इसीलिए मुझे लगा कि राजस्थान के अंदर राजस्थान अध्ययन को यदि आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, बिल्कुल बेसिक से समझते हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन किताबों को तो जरूर पढ़ना चाहिए। और इनको तो इसलिए भी पढ़ लेना चाहिए कि आप चाहे तो जो है किसी एग्जाम की तैयारी करें या नहीं करें, लेकिन ये किताबें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको इस किताबों को लेकर के बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि उन लेक्चर्स के अंदर क्या किया जाता है, ये पढ़ाया जाता है लेकिन इसके साथ में उनकी तरफ से भी अपना नॉलेज ऐड किया जाता है, दूसरी किताबों का भी। लेकिन हमारे इस वीडियो लेक्चर में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हमारे द्वारा कंप्लीटली हम क्या कर रहे हैं, तो जो किताब में लिखा हुआ है वो एग्जैक्ट पेज के पेज ही स्लाइड बना करके आपके सामने बिल्कुल जो है पूरे पढ़े जाएंगे, और फिर इसमें से आपके क्या काम का है वो चीज आपको बताई जाएगी, ताकि आप लोगों को खुद को ये समझ आ जाए कि किताब को कैसे पढ़ना है। ठीक है, ये एक अलग अनोखी विशेषता रहेगी और ये अनोखा लेक्चर रहेगा यूट्यूब के ऊपर मेरा पहला। तो आप सभी लोगों से मेरी एक ही गुजारिश है कि चाहे आप लैब असिस्टेंट की तैयारी करें, रीट की तैयारी करें, पशु परिचर की करें, फर्स्ट ग्रेड की करें, चाहे सेकंड ग्रेड की करें, हर एक विद्यार्थी तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए जो है इस 80 घंटे का जो टारगेट रखा है, 80 घंटे मतलब 80 लेक्चर्स का, वो लेक्चर्स का टारगेट मैं पूरा कर सकूं। ठीक है, आपका सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से ही जो है अपन ये पूरा करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो अपनी आज जो शुरुआत करने जा रहा हूं मैं, वो शुरुआत करने जा रहा हूं आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कौन सी क्लास की, कक्षा 9th की किताब है, जिसका नाम क्या है, तो नाम है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, इसमें सबसे पहला जो अपना चैप्टर है आज, वो है 1857 की क्रांति। मैं ना ही तो चैप्टर का ऑर्डर चेंज करने वाला हूं, ना ही इसमें से एक शब्द भी इधर उधर करने वाला हूं। जिस ऑर्डर में सरकार ने दी है, इतने बड़े बड़े विशेषज्ञों ने बना रखी है कि 9th क्लास को ये पढ़ाओ फिर 10th को पढ़ाओ, तो मैं उसी ऑर्डर में पढ़ाऊंगा ताकि आपको सब चीजें समझ आ जाए। 1857 की क्रांति के बारे में आज अपन बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति आखिर होती क्यों है, क्या वजह थी जिस वजह से ये हुई। तो हम लोगों को ये बात पता है कि भारत के अंदर जो है 1857 की क्रांति के समय किसका साम्राज्य था, तो मुगल साम्राज्य लगभग खत्म हुआ था और अंग्रेजों का शासन जो है शुरू हो रहा है। तो देखेंगे हम, देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। आपको पता है, जैसे ही दिल्ली की गद्दी पर मुगल साम्राज्य जो था वो जैसे जैसे खत्म हुआ, वैसे वैसे पूरे भारत में ही क्या फैलने लग गई, अराजकता फैलने लग गई। अराजकता मतलब हर कोई जो अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर रहा है, अत्याचार हो रहा है, मतलब जो बाहुबल है, जिसके पास पैसा है, वो जो है एक दूसरे को दबा रहे हैं, और इस प्रकार का मतलब कोई किसी का नियंत्रण नहीं रह गया था।
तो औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बार की तो मराठों ने भर दिया। अब क्या हुआ था कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में तो जो रिक्तता उत्पन्न हुई थी उस रिक्तता को किसने, मराठों ने जो है भर दिया था। थोड़ी देर, मतलब आप देखेंगे अभी थोड़े से टाइम पीरियड के लिए मराठा जो है हावी हुए थे, उन्होंने थोड़ा बहुत कार्यभार संभाल लिया था अराजकता का। लेकिन मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था और अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया था। अब ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार एग्जाम में आ चुका है कि राजस्थान में सर्वप्रथम मराठा कब आए। तो देखिए यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि राजस्थान में प्रवेश करना कब सहज हुआ, जब मराठों ने दक्षिण में अपना अधिकार जमा लिया, मालवा में जमा लिया और गुजरात में जमा लिया। जब हमें तीनों ओर से धीरे धीरे घेरते हुए आया तो अब राजस्थान का नंबर आया और मई 1771 ईस्वी में, कब, मई 1711 ईस्वी के अंदर क्या हुआ, प्रथम बार मराठों ने मंदसौर, क्या, मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्र किया था। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। इस प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा इसमें सबसे पहला पॉइंट निकल करके आया कि मराठों ने जो है दक्षिण और मालवा और गुजरात में प्रभुत्व जमाने के बाद राजस्थान में जो है अपना प्रवेश करने की चाहत बनाई। और मई 1711 ईस्वी में, कब, मई 1711 ईस्वी में उन्होंने मंदसौर के निकट जो मेवाड़ी क्षेत्र था वहां से राजस्थान में सबसे पहले इन्होंने धन एकत्रित किया था। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने, अब देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मराठों के समकालीन उदयपुर के महाराणा कौन थे, तो संग्राम सिंह थे। तो ये दूसरा क्वेश्चन, तो उदयपुर के उस समय पर महाराणा कौन है, संग्राम सिंह है। अब जो संग्राम सिंह है जैसे ही मेवाड़ी क्षेत्र से धन लेकर के गए तो वो चिंतित हुए कि भाई अब मराठा क्या कर देंगे, हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे या हमारे ऊपर आधिपत्य जमाने की कोशिश करेंगे। इसलिए संग्राम सिंह ने सबसे पहले, जयपुर के उस समय शासक कौन है, जय सिंह, तो ये भी याद रखना, जयपुर के शासक थे जय सिंह। और उसके बाद में मुगल बादशाह थे मुहम्मद शाह। अब ये देखो पूछा जा सकता है कि भाई मराठों ने जब राजस्थान में एंट्री करने की सोची तब उदयपुर के महाराणा कौन, संग्राम सिंह, जयपुर के कौन, आपके जय सिंह, और मुगल बादशाह कौन था उस समय, मुहम्मद शाह। इन्होंने मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया था। अब ये विचार विमर्श होने के बाद 1711 के बाद में क्या हुआ, लगभग 12-13 साल का समय बीता और 1724 ईस्वी आई। कब, 1724। तो 1724 के बाद में क्या हुआ, राजस्थान में मराठा आक्रमणों में तेजी आने लग गई। यानी अब उन्हें जो है राजस्थान पूरी तरह से आधिपत्य करने की कोशिश में जो है वो लग गए थे। आक्रमण क्या करने लग गए, तेज करने लग गए, आक्रमण जल्दी जल्दी होने लग गए, ठीक है। तो इसी बीच क्या हुआ, अप्रैल 1734 ईस्वी में, लगभग 10 साल के बाद में, अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के जो पदच्युत शासक थे बुद्ध सिंह, कौन, पदच्युत शासक बुद्ध सिंह। अब पदच्युत का मतलब क्या होता है, जिनका पद चला जाता है, जिनसे पद छीन लिया गया। तो कब की बात है, अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के शासक है बुद्ध सिंह, वो पदच्युत हो गए। तो उन्होंने मराठाओं की सहायता प्राप्त करके जो दलेल सिंह शासक बना था उस दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। अब यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मराठाओं ने राजस्थान में सर्वप्रथम कौन सी रियासत के राजा को जो है हटाया। तो आपने देखा कि कहां के, बूंदी जो था, उस बूंदी के जो आपके राजा थे वो बुद्ध सिंह को पदच्युत करके दलेल सिंह को बनाया था। तो फिर बुद्ध सिंह ने क्या करा, मराठाओं से सहायता ली और बुद्ध सिंह ने जो है दलेल सिंह को हटवा दिया। तो ये पहला जो है इनका क्या हो गया, अब ये कह सकते हैं राजकीय कार्यों में बाधा डालने का प्रयास, किसका, मराठाओं का। कब, 1734 में। जबकि इन्होंने सबसे पहले राजस्थान में अटैक कब कर दिया था, मई 1711 में। उसके बाद आक्रमणों में तेजी कब आई, तो आपके 1724 के बाद। और उसके 10 साल के बाद में जो बूंदी के शासक है
बुद्ध सिंह उन्होंने इनकी सहायता ली और दलेल सिंह को हटाया। तो ये पूछा जा सकता है कब इनकी सहायता ली गई, तो अप्रैल 1734 में। तो ये 3-4 जो पॉइंट्स हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। फिर देखो, राजस्थान के किसी शासक के द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह जो है पहली बार का अवसर है। तो ये पूछा जा सकता है, मैंने बता ही दिया कि पहली बार आंतरिक संघर्ष या राज कार्य में बाधा किस कब डाली गई, अप्रैल 1734 में। किसके समय, तो बुद्ध सिंह के समय, बुद्ध सिंह और दलेल सिंह के समय। कहाँ के शासक थे ये, बूंदी के। ठीक है, बाद में तो राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप धीरे धीरे बढ़ता ही गया। ऑब्वियस सी बात है कि भाई देखो, ना तो दिल्ली में कोई बैठा और उसके अलावा अपने भारत में कोई जो है मुख्य एक केंद्र शासक रहा नहीं था। तो सीधी सी बात है कि हर कोई अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा था। तो जिसके पास जितनी शक्ति, मराठा तेज हुआ करते थे, तो उन्होंने क्या करा, दक्षिण में, फिर मालवा में, गुजरात में जो है अपना युग जो है सेटलमेंट बिठा दिया मामला। तो उसके बाद नंबर किसका आया, राजस्थान का। राजस्थान का नंबर आया तो इन्होंने पहला प्रयास किया मई 1711 में। कहां पर, तो मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र में। जैसे ही वहां अटैक हुआ, उसी समय उदयपुर के महाराणा है संग्राम सिंह जो चिंता में आ गए थे, और उन्होंने इस बात की घटना या मराठाओं की समस्या के बारे में सबसे पहले जाकर के जयपुर के शासक थे कौन, जय सिंह, उनको बताया। उसके बाद में मुगल बादशाह थे उस समय मोहम्मद शाह, उनको भी अवगत करवाया कि भाई ये अपने जो है अब समस्या उत्पन्न हो रही है। लेकिन वही है तो कौन ध्यान देवे, जब कोई खुद पर नहीं बीतती है ना, तब तक कोई ध्यान नहीं देता है। तो इन्होंने कोई ध्यान दिया नहीं होगा, इसीलिए फिर अप्रैल 1734 में बूंदी के जो शासक थे उन्होंने इनकी सहायता ले लिया। तो अब इनको और रास्ता मिल गया कि चलो अब अपन क्या करेंगे, एक राजा को हटाएंगे, दूसरे को बिठाएंगे, पैसे लेंगे और ये काम करेंगे। मतलब अब वो हो गया कैसे, ये पैसों वाले गुंडे हो गए, पैसा लो और उड़ा दो, सुपारी गुंडे एक तरह से। ठीक है, चलो अब देखो आगे समझ में आ गई बातें, नोट्स आप बनाते चलना। मैं आपको ज्यादा जो है स्टोरी या फिर ये कहें कि शायर शायरियों के साथ नहीं पढ़ा सकता भाई, है ना, मेरे को नहीं आती है इसलिए। फिर देखो 1735 ईस्वी में, कब, अब बात आई एक साल के बाद, मालवा पर अधिकार करने के बाद में मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। ठीक है, तो राजस्थान में मराठे जो है कहां से घुसपैठ करना शुरू करेंगे, जहां पे मालवा के आसपास का एरिया होगा, यानी कि आपका कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ करके वहां से क्या करने लगे, तो धन पाने के कुछ समय तक संतुष्ट रहे। इन्होंने क्या करा भाई, अब जो है देखो घुसने लग गए मालवा के बाद में, कहां पर, तो कोटा में आए, डूंगरपुर में घुसे, मेवाड़ी क्षेत्र में आए, और फिर यहां पर रह करके इन्होंने क्या करा, कुछ धन दिया इनको, तो ये थोड़ी देर के लिए शांत हुए। मतलब रोटी दो और जो है शांति रखो, रोटी दो और शांति रखो, ऐसे धीरे धीरे शांति रख रहे थे। लेकिन फिर इनको क्या लगा कि शीघ्र ही वे राजाओं को ही नहीं, वरन उन्होंने क्या करा, सेठ साहूकारों को भी लूटने का प्रयास किया। यानी पहले इन्होंने राजाओं से जो है मिली भगत से, मतलब भाई पैसा दो, शांति रखूंगा, कुछ नहीं करूंगा आपके। ठीक है, तो राजा बोला ठीक भाई, खा खा। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये जो लोग थे, जो सेठ साहूकार थे, मतलब जो अमीर लोग थे, उनको भी लूटने का प्रयास करने लग गए। और उन्होंने राजस्थान के नरेशों के फिर जो आंतरिक मामले हुआ करते थे, यानी छोटे भाई को कहीं राजा बना दिया तो उसको हटवा दिया, बड़े भाई को कहीं पर कोई अधिक जागीर दिया तो उसको ले ली, छीन के इधर दे दी, भतीजे को दे दी, काके को दिलवा दी, ऐसे सब आंतरिक मामले, घरेलू मामलों में ये घुसने लग गए। ठीक है, फैमिली मैटर्स आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी इन्होंने प्रारंभ कर दिया। और जो है इन्होंने कहां कहां पर किया, तो बूंदी, जोधपुर और जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश जो है इसी बहाने हुआ था। तो आप ये कह सकते हैं कि राजस्थान की कौन कौन सी रियासतों में मराठों ने आंतरिक हस्तक्षेप के बहाने एंट्री करी या प्रवेश किया, तो सबसे पहले बूंदी, जोधपुर और जयपुर। ठीक है, तो याद रखेंगे बीजे स्क्वायर। ठीक है, तो मराठों ने जो है राजस्थान में किस रूप में एंट्री करी थी, तो आंतरिक हस्तक्षेप के रूप में इन्होंने बीजे स्क्वायर में एंट्री करी थी। बीजे स्क्वायर यानी बूंदी, जोधपुर, जयपुर में। ठीक, चलो इसके बाद क्या हुआ कि नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था, उस नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया। जब भाई नादिर शाह जब आक्रमण करने लगा, तो अब मराठों को क्या लगने लगा कि भाई अपने को भी उड़ा सकता है ये तो उन्होंने वही राजनीति, कौन सी, धर्म की, पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या करा
कि जो भी राजस्थान के राजा थे उनको कहा कि अपन सभी हिंदू है और हिंदू धर्म को एक हो जाना चाहिए नादिर शाह के खिलाफ। तो इन्होंने वो प्रयास भी किया, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण जो है राजपूत शासक भी परस्पर इससे क्या होने लग गए, लड़ने लग गए एक दूसरे से। और इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न जो शून्यता थी उसकी पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लग गए फिर। ठीक है, पहले इन्होंने प्रयास किया, जब नहीं माने तो इस प्रकार से मुगल जो है दरबार में क्या होने लग गई, भाई दलबंदी थी उनकी, वो तो उनके जो है अपने आप भाई किसके अंडर में मानते थे, दिल्ली के शासक के। अब दिल्ली के शासक के अंडर में मानते थे तो फिर क्या हुआ, वो नहीं मानने लगे आपस में, फिर वो एक दूसरे से झगड़ने लग गए। वो मतलब नादिर शाह को तो भूल गए अपने घर की, वो कहते हैं कि घर अपने खुद के गिरेबान में झांक कर देखो, दूसरों के गिरेबान में क्या झांकते हो। तो वो भाई जो है मराठा समझा रहा था कि भाई पहले दूसरों के गिरेबान को रोक लो, क्यों अपने में झुके हुए। और ये लोग रहे सोच रहे क्या है, राजस्थान के राजा क्या सोच रहे हैं, विजन नहीं देख रहे, भविष्य नहीं देख रहे, वो ये सोच रहे नहीं नहीं अपने तो अपने ही लड़ो पहले तो क्या, ठीक है। और पे तो गल्ला स्कूटी जो क्या, अरे मारवाड़ी में कहावत है कि भाई जो होते हैं वो किसके होते हैं, तो भाई लापसी और मिठाई के भी होते हैं, और वही भाई जो है लठ और लाठी के भी होते हैं। यानी भाई के साथ में ही लड़ाई झगड़ा होता है और भाई के साथ में ही खाना पीना भी होता है। दूसरे तो ठीक है अपने कहते हैं, ठीक है भाई कहते हैं केवल कि अपने होते हैं, लेकिन अपने तो अपने ही होते हैं। तो यहाँ पर वही लफड़ा था कि ये अपने अपनों में ही उलझ गए। अब जब उलझ गए तो मराठाओं को मौका मिल गया कि चलो भाई ये सब झगड़ रहे हैं, अपने पास में मौका है, अपन एंट्री मारते हैं। इन्होंने जो है वही वाली बात थी, कौन सी, अरे कि तेरा ध्यान किधर है तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है तेरा हीरो इधर है। तो ये जो भैया मराठा था ना, इन्होंने कहा तुम सब अपना ध्यान किधर लेके बैठे हो, इधर तो इधर बैठा है। तो फिर साहू ने जो है क्या करा, मराठा साहू है, ठीक है, साहू ने जो है पेशवा बाजीराव को राजस्थान में चौथ और सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश दे दिया। अब जो साहू नामक भाई जो मराठा है उस समय के साहू जो है, उन्होंने क्या करा, जो पेशवा बाजीराव थे उस पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेश मुखी, ये दो प्रकार के अलग अलग कर है, जो प्राप्त करने का क्या दे दिया, आदेश। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि मराठा जो है वो क्या लेते थे, तो चौथ और सरदेश मुखी ये लेने का आदेश किसने दिया था, तो साहू ने। किसको दिया था, पेशवा बाजीराव को, ठीक है। फिर 1732 ईस्वी में, कब, 1732 ईस्वी में सवाई जय सिंह जो मालवा का सूबेदार बना था उसे मराठों ने फिर घेर लिया। जिसको कौन समझाने गया था, महाराणा संग्राम सिंह की भाई मराठाओं की समस्या चल रही है, ठीक है। तो जय सिंह ने पराजय जो है फिर उस समय क्या कर ली, स्वीकार कर ली, और स्वीकार करके 28 परगने जो है वो मराठों को दे दिए। कितने, अपने अंडर में जो परगने थे उसमें से 28 परगने दे दिए। 1761 से 1791 लगभग 30 साल का जो समय था, इसके मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया। तो देख रहे हो आप कितना लॉन्ग विजन था इनका। कब आए थे ये भाई, सबसे पहले इन्होंने एंट्री मारी थी, हीरो ने एंट्री कब मारी थी, मई 1711 ईस्वी में। अब जब इन्होंने इस टाइम पे एंट्री मारी, हो सकता था इसी टाइम अगर राजस्थान के सभी राजा एक होकर के मराठों को डरा देते या भगा देते तो शायद इनका कभी अधिकार नहीं होता, लेकिन अपने तो कौन माने। फिर इसके बाद में मैं था नहीं ना उस टाइम पे, वरना मैं समझाता इनको, नहीं समझे मेरी बात। जैसे आपको समझाता हूँ भाई पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो फिर बाद में आप भी कभी ईस्वी में याद किए जाओगे कि ओ भाई साहब वो पढ़ते हैं ना, परवीन सर बोलते थे पढ़ लो, नहीं पढ़े इसलिए देख लो आज। तो ये उसी समय की बात है। फिर ऐसे ही तुम्हारे बारे में जो है पढ़ा रहा होगा कोई। मई 1711 ईस्वी में अटैक हुआ, फिर 1724 में हुआ था। इसके बाद में कब, तो आपको पता है मराठे जो है आंतरिक हस्तक्षेप करने आते हैं 1734 में। इसके बाद में फिर ये लगातार जो है अपने अटैक बढ़ते जाते हैं। 1724 में अटैक बढ़ गए थे, उसके बाद ये आंतरिक हस्तक्षेप करने लगते हैं। और कहां कहां पर करते हैं, तो बूंदी में सबसे पहले, फिर आपके जोधपुर में इसी बहाने एंट्री करते हैं, जयपुर में भी ये इसी बहाने एंट्री करते हैं। और फिर नादिर शाह आता है, उस समय इनको समझाया जाता है, ये नहीं समझते, आंतरिक विरोध चलता रहता है। और फिर आखिर में आते आते 1761 से लेकर के 91 तक 30 साल तक जो है मराठा राजस्थान में अपना प्रभुत्व जमाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो ये चीज याद रखेंगे। इसके बाद क्या हुआ, तो राजस्थान में जब मराठा हस्तक्षेप ने जय आपके जो है जैसे जैसे इनका
हस्तक्षेप बढ़ने लगा, इंटरफेरेंस बढ़ने लगा, तो जयपुर के राजा उस समय कौन है? जय सिंह, तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। अब देखो भाई, कहते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछतान से की होवत है, कोई नहीं होवत है। जब इनको महाराणा संग्राम सिंह 1711 में समझा रहे थे कि भाई मराठाओं की समस्या उत्पन्न हो सकती है, तब तो नहीं समझे। अब जब जय सिंह जी को खुद को ही पकड़ा, घेर लिया, पराजय स्वीकार करी, 28 परगने देने पड़े, तब इनकी जो है आंखें खुली, और तब अन्य राजाओं की भी खुली कि भैया ये तो हो गड़ी हो गई, गड़बड़ी गड़बड़ हो गई, तब मान लिए होते तो काम हो जाता। फिर देखो, तो मराठों से मुक्ति पाने के लिए फिर इन्होंने क्या किया? धन का सहारा लेना शुरू कर दिया। लेकिन धन के सहारे पर भी जो है मराठों ने क्या करा? मालवा खाली नहीं किया। तो फिर उन्होंने वापस से संगठित होने का प्रयास किया। देखो, साम दाम दंड भेद, यही विधि अपनाई जाती है। इन्होंने साम से तो कोई मारने वाले थे नहीं, साम फिर दाम, दाम देने की कोशिश करी, शांति रखते थे, वापस अटैक करते थे, वापस शांति रखते थे, चलता था। फिर इन्होंने क्या करा? दंड देने की अब कोशिश करेंगे ये, ठीक है। तो अब ये क्या है? पुनः संगठित होकर के प्रयास किए जाने लगे। अब धन के बजाय इन्होंने क्या करा? शक्ति के प्रयोग से मराठों को राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं? जब वो मराठा अपने पैर पूरी मजबूती से जमा चुके थे, तब उनको भगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अंततः फिर क्या हुआ? तो जुलाई 1734 ईस्वी में जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुड्डा नामक स्थान पर एकत्र हुए, ठीक है। ये देखो, अब आपको लग रहा होगा सर ये तो पीछे जो है यहां तक तो कर चुके थे, 1761 से 91 तक। ये वही समझाया जा रहा है वापस से स्टोरी में आपको पीछे, कि भाई कब से उनको समझाया जा रहा था। 1711 में समझाया था, फिर 1734 में जाते वो हुड्डा सम्मेलन जो आप पढ़ते हैं ना, वो होता है, ठीक है। और वो कब होता है? जब जयपुर के राजा को अक्ल आती है थोड़ी। तो जुलाई 1734 ईस्वी में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक जो है मेवाड़ में हुरडा नामक स्थान पर एकत्रित हुए। कब? तो जुलाई 1734 में। और 17 जुलाई 1734 को इन्होंने एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए, और जिसके अनुसार यह था कि राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति जब भी आएगी उस समय पर सहयोग देने का वादा किया, ठीक है। लेकिन वर्षा ऋतु के बाद में मराठों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु ये वापस से कहां पर मिले? रामपुरा में एकत्रित हुए। तो देखो, हुड्डा सम्मेलन के बाद जो है वापस से ये मिले थे, कहां पर? रामपुरा में। तो कब मिले? जब वर्षा ऋतु के बाद में, ठीक है। तो रामपुरा में एकत्रित होने का इनके तय किया गया था। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय देना या शरण न देने की भी इसमें जो है शपथ ली गई। यानी कि अब इन सभी को समझ आ गया कि हम सब एक होकर के ही शत्रु से जो है लड़ सकते हैं। शत्रु को अगर हम जो है कोई भी शरण नहीं देगा, उसके खिलाफ जब भी लड़ना होगा तो हम सब एक साथ लड़ेंगे। ये सब चीजें यहाँ पर इन्होंने फिर शर्तों के अंदर मानी। लेकिन क्या हुआ कि इस सम्मेलन के जो है वांछित जो परिणाम मिलने चाहिए थे, जो हमारी डिजायर थी, जो हमारी इच्छाएं थी, वो परिणाम यहाँ पर नहीं मिले। क्योंकि कोई ना कोई राजा होगा ऐसा सोचने वाला, मेरे क्या करना है, भाड़ में जाए, मैं क्यों मराठों से पंगा लूं, कल को साला वो तो कोई बचाने आने वाला नहीं है, मराठा मेरे को मार के चले गए। तो इस वजह से ऐसे जो है फिर रिजल्ट नहीं निकले, और रियासती शासकों में आपस में द्वेष होने लग गया, ठीक है। और प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का भी अभाव रहा इसमें। क्योंकि सभी जो है, देखो भाई, जयपुर के राजा सोचे मैं राजा हूं, जोधपुर वाले सोचे मैं बड़ा, उदयपुर वाले सोचे अरे साला अपन सब उनसे बड़ा है। तो इधर फिर कोटा और किशनगढ़ वाले बोले हम क्या यहाँ पे ऐसे ही घूमने आए थे क्या, हम भी सबसे बड़े हैं। वो देखा है ना, बोले धन कहाँ है? तो क्या उल्टे डब्लू के नीचे, और सब पहुंच जाते हैं उल्टे डब्लू के नीचे। वैसे यहाँ पर था कि सब अपने आप को एक से बढ़कर एक मान रहे थे, सभी धन के पीछे दौड़ रहे थे। फिर रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य संभवत सम्मेलन की असफलता के लिए क्या रहे होंगे? उत्तरदायी रहे होंगे। अब 1735 ईस्वी में, कब? 1735 ईस्वी में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का जो है पुनः एक बार असफल प्रयास किया। क्योंकि जब वो पैर अपना जो है मजबूती से जमा चुके हैं, तो फिर उनको भगाने का कोई औचित्य नहीं बनता। उनको भगाने के लिए फिर हमें भी जो है बहुत मजबूती के साथ लड़ना होगा। फिर
पेशवा जो है अक्टूबर 1735 ईस्वी में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। कब? तो अक्टूबर 1735 ईस्वी में, ये बात याद रखेंगे। पेशवा कब जाते हैं उत्तर भारत की यात्रा पर? 1735 में अक्टूबर, मतलब इसी महीने में 1735 में जो है पेशवा कहाँ गए थे? उत्तर भारत की ओर। उसने जो है फिर महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार तथा चौथ का समझौता हुआ। किसका? महाराजा जगत सिंह जो थे उनका और जो हमारे पेशवा है उनके बीच में समझौता हुआ। उन्होंने चौथ का जो समझौता था उसको स्वीकार किया और उसने भी आतिथ्य को स्वीकार किया और फिर जो है वह जयपुर आया वहां से। ठीक है, तो जय सिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा पर वह असफल रहा। अब जय सिंह को पता चल गया कि राजस्थान के तो सभी राजपूत एक जैसे है नहीं, सब एक हो नहीं रहे हैं, भाई हुड्डा सम्मेलन के कोई वांछित परिणाम मिले नहीं है, तो उसने कोशिश करी कि मुगल सम्राट और मराठाओं के बीच में दोस्ती हो जाए, क्योंकि अपन तो मुगल सम्राट के खास है, तो मुगल सम्राट जो है खास आदमियों की तो रक्षा करवाएगा ही कम से कम, इसलिए उन्होंने दोस्ती करने की भी सोची। लेकिन पेशवा की जो राजस्थान यात्रा का परिणाम है वो यह निकला कि मुगलों के साथ साथ अब राजपूत जो है मराठों के भी क्या बन गए? करदाता बन गए, क्योंकि मुगलों को तो देना ही देना था, अब मराठे भी बोले हमको भी दे, नहीं तो क्या करूंगा, उड़ा डालेगा। कहते हैं ना वो कि भाई गरीब को हर कोई दबाता है, हर कानून हर नियम किसके लिए था? गरीबों के लिए था। तो यहाँ पर जो है उस समय राजस्थान के राजपूत राजाओं की स्थिति गरीबों जैसी मान लेते हैं अपन, क्या है? फिर 1738 ईस्वी में मुगल सम्राट की ओर से जो है निजाम को बिना युद्ध किए ही दुराहस राय, क्या दुराहस राय की अपमानजनक जो है संधि करनी पड़ी थी। कब? 1738 ईस्वी में जो मुगल सम्राट थे उसकी ओर से निजाम जो था उसको बिना युद्ध लड़े ही जो दुराहस राय था जो कि एक मराठा है उसके साथ में, सॉरी, जो आपके मराठों से युद्ध करते समय वो जो है पहले ही मतलब युद्ध भी नहीं किया, हार मान ली निजाम ने, और 1738 ईस्वी में जो है दुराहस राय की जो है एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी। तो आपको याद रखना है कि दुराहस राय जो संधि थी वो किसके बीच हुई थी? तो मुगल सम्राट का प्रतीक था निजाम और मराठों के बीच में। कब? 1738 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद में मराठों को जो है अब इसके अनुसार क्या किया गया? इस संधि के अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी दी गई और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। किसको? मराठों को। क्या? मालवा की तो सूबेदारी दे दी और 50 लाख रुपए और दिए गए। 1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर के सोजत है, रायपुर है, जैतारण है, उन परगनों में चौथ वसूल करना भी आरंभ कर दिया। कब? 1742 में। ठीक है, फिर 1787 यानी 1787 ईस्वी में राजपूतों ने संगठित होकर के तुंगा नामक स्थान पर, तो देखो पहले वो हुड्डा सम्मेलन होता है, फिर रामपुरा में मिलने का तय होता है, फिर अब आ रहा है तुंगा नामक स्थान, वहां पर जो है मराठों को परास्त कर दिया और 1791 ईस्वी के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लग गई थी और इस समय जो है दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे और वे राजस्थान में अब घुसने का प्रयास कर रहे थे। लो भैया, कहते हैं ना आसमान से टपका खजूर पे अटका। हम जैसे ही मराठों से बचे थे गरीब बेचारे, आकर कौन आ गया? ये कहां से आए थे? ये मालवा से एंट्री करे थे। अच्छा, अब ये कहां से आएंगे? ये भैया नीचे से घुस रहे हैं, दक्षिण भारत से एंट्री कर रहे हैं। बोले आओ अब चलो, कहाँ? बोले राजस्थान। बेड़ा घर गया अपना तो भैया है। ऐसे ही थोड़ी सोने की चिड़िया कहते थे देश को, अरे काफी लूटा गया है, इस सोने की चिड़िया को काफी नुकसान पहुंचाया गया है और आज भी कई हस्ती ऐसी है जो इसको नुकसान पहुंचाती है, बड़ा दुख होता है। अब हमारे एंट्री हो रही है अंग्रेजों की। ठीक है, चलो तो अब अंग्रेजों की एंट्री करवाता हूं मैं, देखेंगे आगे अंग्रेजों की एंट्री कैसे होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे कौन आ गए हैं? अंग्रेजों की एंट्री हो गई है। अरे कौन से एंट्री हो गई है? अंग्रेज बाबू जो है अब राजस्थान में एंट्री करने जा रहे हैं। देखो कैसे होगी। तो राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष, अब देखो उस समय तो जो है ना भाई, ये बूंदी भी एक राज्य था, जोधपुर एक अलग राज्य था, जयपुर एक अलग राज्य था। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज हो जाता है ना कि राजस्थान के भी अंदर कोई राज्य थे क्या? हाँ भाई थे,
जो क्या है कि जो नए नए विद्यार्थी आते हैं ना, उनको ये चीजें नहीं पता होती है, उन्हीं को ये चीजें समझाने के लिए ये किताब पढ़ा रहा हूं मैं। तो राजस्थान के राज्य मतलब जयपुर, जोधपुर, बीकानेर ऐसे जो अलग अलग जिले हैं, आज उनकी बात हो रही है कि समय उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी जो है राजनीतिक स्थिति क्या होती गई, कमजोर होती गई। और 1791 ईस्वी में जो अंबाजी है इगले, अंबाजी इगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। किसने? अंबाजी इगले ने 1791 ईस्वी में जो मेवाड़ के महाराणा थे उनको सहयोग दिया, और फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों में मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया उस समय। ठीक है, उनका अधिकार हो गया। और परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण जो है क्या होता है, अंबाजी इगले जो है वो पूर्ण सफलता नहीं पा सके थे। मतलब यहाँ पर मेवाड़ के राजाओं की इन्होंने सहायता करी और ये सोच रहे थे कि अब वापस से जो है हम मराठों की जैसी स्थिति थी वो धीरे धीरे वापस बनाने का प्रयास करें, लेकिन राजनीतिक वैमनस्य के कारण जो है फिर वो अपनी स्थिति वापस नहीं बना सका। हो सकता है उस समय के जो अलग अलग मंत्री रहे हो, किसी ने इसका विरोध किया हो, किसी ने सपोर्ट किया हो, तो एक दो सपोर्ट में होंगे, ज्यादा विरोध में होंगे, तो राजा जो है इनको फिर अच्छी जगह वगैरह नहीं दे सके होंगे, और फिर धीरे धीरे इनकी स्थिति कमजोर हो गई होगी। किसकी? अंबाजी इगले की। फिर 1795 ईस्वी में, 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर जो है चुंडावतों का अधिकार हो गया, और अतः उनका अन्य शासकीय समूह के साथ संघर्ष शुरू हो गया। ठीक है, तो फिर अंबाजी इगले जो है भाई, पहले मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे, फिर तो चुंडावतों का अधिकार हो गया, तो उनकी जो है वो जमीनी दोस्ती कट हो गया, मामला ही गड़बड़ हो गया। फिर 1802 ईस्वी में, कब? 1802 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी ने, किसने? अमीर खां पिंडारी ने, मच्छर शायद कहीं चल रहा है, एक, हाँ अब चलेगा। तो 1802 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी जो थे, अमीर खां पिंडारी ने क्या करा कि नाथ द्वारा पर अधिकार कर लिया। अब ये पूछा जा सकता है कि नाथ द्वारा पर निम्न में से किसका अधिकार रहा है, और वहां हो सकता है ऐसे ऐसे ऑप्शन हो जो आपको पता चल जाएगा, हाँ भाई इनका इनका नहीं था तो इनका था। किसका था? अमीर खां पिंडारी का। ठीक है, भीम सिंह जो है वो रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए, और 1803 ईस्वी में वापस से मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों के साथ में संधि करने का प्रयास किया। अब क्या हुआ कि मराठा तो जो है खत्म हो गए धीरे धीरे, अब आया कौन है? अंग्रेज। तो अब भीम सिंह जब मेवाड़ के महाराणा बने, कब? 1803 में, तो उनसे जो है जो आंतरिक स्थितियां चल रही थी, जो राजनीतिक वैमनस्य चल रहा था, उसको वो नहीं संभाल पाए। उसको नहीं संभाल पाए तो इन्होंने प्रयास किया कि जयपुर के जो नरेश है, यानी जयपुर के जो राजा हैं, उनके माध्यम से अंग्रेजों के साथ में संधि कर लेवे, ताकि वो मेरी सहायता करते रहेंगे। पर वह जो है असफल रहे थे। 1803 में देखो कैसा समय था कि जो है मेवाड़ के राजा खुद जा रहे हैं किसके पास? अंग्रेजों के पास। अभी आप आगे देखोगे कि अंग्रेज खुद आएंगे फिर। ठीक है, तो ये अंग्रेजों के पास गए, असफल रहे। फिर 1793 से लेकर 1813 ईस्वी के मध्य में जोधपुर में भी जो है अव्यवस्था फैली, और उसका मुख्य कारण था सामंती प्रतिस्पर्धा, सकृणता यानी छोटी सोच, एवं उत्तराधिकार का संघर्ष था। ठीक है, दोनों ही पक्षों ने क्या करा, भाड़ेत के जो सैनिक होते थे, किराए पर आने वाले जो सैनिक होते थे, उनको बहुत ज्यादा ज्यादा धनराशियां दे दे करके क्या करने का प्रयास किया। भाई देखो, जैसे दो भाई झगड़ रहे हैं, दोनों भाई क्या प्रयास कर रहे हैं, जितना ज्यादा पैसा खर्च हो बोले हो जाए, लेकिन मैं उसको हरा के रहूंगा। वो सोचता है मुझे वो हराएगा तो मैं उसको हरा के रहूंगा, और दबा के सैनिक लेकर आ रहे हैं। सैनिकों के क्या जा रहा है, जब पैसा मिल रहा है तो वो तो पैसों के लिए लड़ते थे, तो उनके पास में भरपूर पैसा आने लग गया। अब जब पैसा अंधाधुंध लड़ाई के लिए पेट बांटा जाएगा, तो आगे जाकर क्या होगा? राज्य में धन संकट आता है, आर्थिक संकट आ जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है कि राज्य में जो है फिर आर्थिक संकट आना शुरू हो जाता है। अब इसी स्थिति को कौन देख रहा है भैया? अंग्रेज। कहां पर? दक्षिण भारत में बैठे बैठे। ठीक है, अब वो दक्षिण भारत में बैठे बैठे देख रहे हैं, तो फिर अब उनको ऑप्शन मिलेगा ही ना कि चलो अपन घुस जाते हैं इधर, एंट्री मार लेते हैं, और वो अब हीरो एंट्री मारेगा, देखना। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों के साथ में जो है क्या करना शुरू कर दिया, मित्रता करने का प्रयास किया। और सबसे पहले
गया कौन था 1803 में? मेवाड़ के महाराणा, लेकिन वो तो असफल रहे थे। फिर सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा गए पृथ्वी सिंह, सॉरी हाँ, मेवाड़ के महाराणा 1803 में गए थे। उससे भी पहले जो है जाते हैं जयपुर के महाराणा 1776 ईस्वी में ही चले जाते हैं। ये कब? 1776 में ही अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास में जो है भेजा था और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की थी। फिर जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही एक प्रयास किया, वो लेकिन सफल नहीं हुआ। और 1803 में फिर जो है क्या करा गया, तो अंग्रेजों के पास जब जयपुर से भी गया भाई मैत्री संदेश, फिर मेवाड़ से गया था, जोधपुर से गया, तो तब तक तो उन्होंने जो है कोई मैत्री नहीं की। लेकिन फिर उन्होंने आगे बात रखी कि भाई हमारे पास सहायता के लिए आते हैं, तो फिर उनको परमिशन मिली और अंग्रेजों ने अपनी नीति के अंदर परिवर्तन किया। कब? 1803 ईस्वी में। और 1803 में अपनी नीति में परिवर्तन करके अंग्रेजों ने जो है राजपूत राज्यों के साथ में क्या करने का सोचा, अब संधि करने के इच्छुक हो गए। ठीक है। और अंततः कब? नवंबर 1803 ईस्वी में। कब? नवंबर 1803 ईस्वी के अंदर अंग्रेज सेनापति है लॉर्ड लेक, ये नाम याद रखना अब, लॉर्ड लेक। कब है ये? तो नवंबर 1803 में लॉर्ड लेक ने क्या किया, तो इन्होंने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा, जो राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा है, उस उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। तो अब देखिए मराठों को हराने के लिए अंग्रेज आ चुके थे। नवंबर 1803 के अंदर लॉर्ड लेक ने किसको हराया है, तो लॉर्ड लेक ने लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से एकदम परास्त कर दिया, यानी कि हार का निर्णय हो चुका था। ऐसा नहीं कि भाग गया कुछ नहीं, हरा दिया पूरी तरह। अब जैसे ही इसको हराया तो राजपूत राजा को तो मजा ही आएगा। तो मराठों की इस पराजय से राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का जो है एक स्वर्णिम अवसर मिल गया उनको, और उससे जो है फिर ये स्वतंत्र हो गए। और 1803 ईस्वी की संधि की जो शर्तें थी अंग्रेजों के द्वारा रखी गई, वो जो है राजपूत राजाओं ने मानी, और दोनों एक दूसरे के प्रति जो है मैत्रीपूर्ण पहले तो क्या रखेंगे, व्यवहार रखेंगे। लेकिन कंपनी जो है इन राज्यों से फिर खिराज भी नहीं लेगी। देखो ये सब क्या है, एक चूहे को फंसाने के लिए, जैसे हम पिंजरे के बाहर रोटी लटका देते हैं ना, पिंजरे के अंदर चूहा जैसे एंट्री मारेगा वो फिर अंदर फंस जाता है। ऐसे यहाँ पर भी कर रहे हैं। अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं, देखो, बोले कोई नहीं, संधि रख लेता हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। देखो आपके मित्र, आपके जो है, देखो दुश्मन को हमने मारा, आपके दुश्मन कौन थे, मराठा, हम आपके कौन है, दोस्त, हमने इसीलिए तो मराठों को मारा है। तो अंग्रेज, हमारे राजपूत राजा तो थे ही बेचारे भोले भाले हैं, सीधा टाबरिया था छोटा छोटा। ओ मोर्चा का फायदो, फायदो। और इस फायदे को वो देख करके क्या हो गए, अंग्रेजों के साथ दोस्ती कर गए। जैसे ही अंग्रेजों के साथ दोस्ती कर गए मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर हो गया हमारे साथ धोखा। पहले इन्होंने कहा हम तुमसे खिराज नहीं लेंगे, चलो, फिर बोला हम तुम्हारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे। राजपूत राजा सोचे ओहो, अब कोई भगवान ने जो है हमारे लिए रक्षक भेजे हैं, लेकिन इनको नहीं पता था ये तो हमारी हालत खराब करेंगे, और इन राज्यों की सुरक्षा का भी दायित्व कंपनी का होगा। अब आप भी सोच सकते हो, आपको कोई कहे कि भाई तुझे कमाने की जरूरत नहीं है, तो तू घर बैठ, मैं तेरे घर पे खाना भिजवाने आऊंगा, पैसे लूंगा नहीं, पेट्रोल के पैसे नहीं लूंगा, बोल, और तेरे घर पे भी कभी रुकूंगा नहीं, पानी भी नहीं पीऊंगा। ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन हमारे राजपूत राजा उस समय नहीं समझ पाए, और उन्होंने क्या करा, आंतरिक राज्यों की बोले हम तुम्हारे मामलों में नहीं आएंगे, हम तुमसे खिराज नहीं लेंगे, फिर भी हम तुम्हारे राज्यों की रक्षा करेंगे। बोले ठीक है। अब अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से जो है सुलझाए जाएंगे। ये देखो यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, मामला फिट कर दिया अपना, क्या कह करके कि तुम्हारे अगर किसी जैसे जयपुर और जोधपुर का झगड़ा चल रहा है, तो बोले मैं आऊंगा बीच में और मैं तुम्हारे सुलझाना करवाऊंगा। अच्छा, अब इससे क्या होगा भाई, जयपुर के राजाओं की क्या सोच है, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो किसके समझ में आ गया, अंग्रेजों के। जोधपुर के राजा का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जोधपुर के राजा क्या सोचते हैं जयपुर के बारे में, वो किसके समझ में आ गया, अंग्रेजों के। अब बताओ अंग्रेज क्या करेंगे,
दोनों की जो कमियां हैं उसके बारे में पता लगा करके दोनों को छू बिठा देंगे और खुद बोलेंगे अब मैं कहूंगा वो करो दोनों। समझ में आई बात? ये थी इनकी पॉलिटिक्स, ये थी इनकी साइकोलॉजी जो इन्होंने दौड़ाई थी। और साइकोलॉजी इस प्रकार से मान ली। अब क्या हुआ, भरतपुर के, अलवर के, जयपुर के, जोधपुर के, इन सभी ने जो है इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। हंसते हंसते बोले लो 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 लो, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, अब हमारे भगवान आ गए, हमारे भगवान आ गए बचाने के लिए। अब लेकिन क्या हुआ, फिर देखो धीरे धीरे 1811 ईस्वी में सेंटन के स्थान पर जो है चार्ल्स मेटकॉफ जो है वो दिल्ली का रेजिडेंट बना दिया गया। कब? 1811 ईस्वी में सेटन के स्थान पर अब नया आ गया है गवर्नर, जो आपका रेजिडेंट, और वो रेजिडेंट आया है चार्ल्स मेटकॉफ जो दिल्ली में बैठेगा। ठीक है, उसने क्या करा, गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड मिंटो, क्या था, लॉर्ड मिंटो, उस मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों की जो है विध्वंसकारी कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए आप क्या करिए, ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। लो, अब देखो धीरे धीरे क्या कोशिश की जा रही है। अब इन्होंने प्रयास किया, जैसे ही हमारे पास में मेटकॉफ चार्ल्स आए तो उन्होंने सलाह दी, गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड मिंटो, उनको कि भाई देख, तुझे अब एक काम करना है, जो ये मराठे बार बार अपने को परेशान कर रहे थे ना राजपूत राजाओं को, जा तू उनके पास, लॉर्ड मिंटो को बोला, और उनको जाके कह कि भाई हम तुम्हारी संरक्षण के लिए, ब्रिटिश संरक्षण में रहते हुए तुम सभी जो है एक संघ बना लो। कौन कौन? तो अंग्रेज और राजस्थान के सभी राजपूत राजा। अब संघ बनाने से क्या होगा, सबकी आर्थिक स्थिति का पता चलेगा, कौन कहाँ का राजा है ये पता चलेगा, कहाँ पर कौन सा राजा है या नहीं है, हो सकता है कहीं पर छोटा भाई बैठा हो, कहीं पर छोटा बच्चा बैठा हो, ये सब स्थिति का पता लगाने का प्रयास कौन कर रहा है, ब्रिटिश अब जो है धीरे धीरे प्रयास करने लग गए। ठीक है, अब इस प्रकार से एक संघ बनाने का बात की गई। फिर तत्कालीन जो है अब लॉर्ड हेस्टिंग्स थे जो कि गवर्नर थे उस समय, उन्होंने सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की जो है सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने की चाहत रखी। ठीक है भाई, सबको अब खत्म कर दो, बोले अब सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ में रहेगी, हमारे हाथ में। ठीक है, अब किंतु यह तभी संभव था जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाए, क्योंकि अब इनको यह भी पता था कि अगर जो है होलकर और सिंधिया और ये सब एक हो गए तो अपन को अभी तो भगा देंगे, अभी अपन इतने शक्तिशाली नहीं है, तो पहले इनको क्या करो, इनके राज्यों तक इनको सीमित कर दो। पहले क्या करो, इनको इनके खुद के राज्यों तक सीमित कर दो, इनको कह दो कि हम तुम्हारे राज्य पर अधिकार नहीं करेंगे, तुम हमारे कहीं पर दखल अंदाजी मत करो। अब होलकर और सिंधिया भी क्या लालच में आ जाएंगे, चलो भाई अपने राज्य पर अपन अधिकार करें, अपन क्यों दूसरों के बीच में टांग अड़ाए। और इस प्रकार से जो है पिंडारियों की शक्ति का दमन कर दिया गया। इसके लिए जो है राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये जो है राज्य सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में था। ठीक है, इसलिए अतः इन्होंने फिर अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 में, जो 1811 के आसपास जो है अपने हरा देते हैं भाई मराठाओं को, फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये एक होते हैं। 1813 के बाद में लगभग ये देखो 4 साल के बाद में होलकर ने जो है नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ में संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। किसने? अंग्रेजों ने। ठीक है, अब इधर मेटकॉफ का जो है निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, किशनगढ़, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर आदि ने कंपनी से संधि कर ली। अब क्या हुआ देखो, अंग्रेजों ने होलकर को दबा दिया, होलकर को भाई जो है धमकाया उमकाया, जैसे भी करके साम दाम दंड भेद सब विधि से उसको समझा दिया। उसको क्या समझाया कि भाई जो है राजस्थान के जो राज्यों के साथ में संधि करने का हमको अधिकार दे दे, होलकर तू बीच में मत आ। तो होलकर ने कहा ठीक है भाई, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा। ये कब हुआ? ये हुआ 5 नवंबर 1817 में। जब अब ये हो गया तो अब इससे क्या हुआ, होलकर बीच में आया नहीं, और अंग्रेज क्या करने लग गए, उधर मेटकॉफ ने सबको भेज दिया संधि पत्र, बोले आ जाओ, सब आ जाओ, दोस्ती करो, आ जाओ आ जाओ, तो दोस्ती करो दोस्ती करो। और हमारे वाले सब भाग गए। भाग गए तो क्या हुआ कि सबसे अंत में जो है 1823 ईस्वी में इस
जहां से राजस्थान एकेडमी सिरोही को संचालित किया जा रहा है। देवों की भूमि सिरोही जिले यानी सिरोही राज्य जो उस समय था, सिरोही राज्य के जो है संधि सबसे अंतिम रूप से हुई थी। कब हुई थी सिरोही राज्य की संधि, ये भी पूछा जाता है 1823 ईस्वी में। कब हुई थी? 1823 में। और इस प्रकार क्या हुआ कि 1817 से लेकर 1823 के बीच यानी 6 साल के अंदर अंदर राजस्थान पर जो है पूरा आधिपत्य स्थापित कर लिया। किसने? ब्रिटिशों ने। और कब तक ये रहा? तो ये 1947 तक जो है फिर इनका स्वतंत्रता प्राप्ति तक अधिकार रहा। देखा आपने कैसे जो है धीरे धीरे इन्होंने एंट्री मारी थी और फिर इनके हीरो ने एंट्री मार के क्या कर दिया था, पूरा जो है इनका ध्यान आकर्षित अपनी तरफ कर लिया था। समझ में आई बात? इस प्रकार जो है अब राजस्थान में कौन आ चुका है? अंग्रेज आ चुके हैं। अब अंग्रेज आ गए तो अब धीरे धीरे क्या होगा, अंग्रेजों के अत्याचार वगैरह बढ़ेंगे वो सब। अब यहीं से जो है अत्याचार वगैरह बढ़ते 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 1857 की क्रांति, जो आप देखो भाई अब ये सब आ चुके थे कब तक? 1823 तक। अब 20-22 साल जब ये हो गए इनको यहाँ पर रहते रहते, तो इन्होंने अत्याचार वगैरह करने शुरू कर दिए होंगे, है ना भाई? देखो 1823 तक इन्होंने सब जमा लिया था मामला और क्रांति होती है 1857 में। तो डिफरेंस कितने साल का है देख लो आप, 34 का। 34 वर्षों के अंदर अंग्रेजों का जो भी विद्रोह था, दमन वगैरह, जो ये जो भी अत्याचार वगैरह कर रहे थे, वो सब यहाँ पर नजर आएगा अब हमें। अब जब आपके राजस्थान में क्रांति हुई थी उस समय पर रियासतों के शासक कौन थे? यानी 1857 की क्रांति के समय कौन सी रियासत के शासक कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार आता है। या तो इंडिविजुअली भी किसी भी रियासत का पूछ लिया जाता है, या फिर मैच द कॉलम में 4 रियासतें दे दी जाती है और 4 राजा दे दिए जाते हैं। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के समकालीन जयपुर के राजा कौन थे, मेवाड़ के राजा कौन थे? तो आपको याद रखना है, ठीक है? कैसे याद रखेंगे? देखो, कोटा के थे राम सिंह। कोटा के कौन थे? राम सिंह। कोटा के कौन थे? राम सिंह। जोधपुर के कौन थे? तखत सिंह। जोधपुर के कौन थे? तखत सिंह। भरतपुर के हैं जसवंत सिंह। भरतपुर के कौन है? जसवंत सिंह। बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, जयपुर के कौन है? जयपुर के कौन है? जयपुर के कौन है? राम सिंह द्वितीय। कोटा के कौन है? राम सिंह। तो देखो राम सिंह 2 बार आएंगे, एक बार कोटा एक बार जयपुर, एक बार जयपुर एक बार कोटा, एक बार कोटा एक बार जयपुर। कोटा में कौन है? केवल राम सिंह। जयपुर में कौन है? राम सिंह द्वितीय, क्योंकि सेकंड नंबर पर आ रहे हैं। फिर जोधपुर के कौन है? तखत सिंह। भरतपुर के कौन है? जसवंत सिंह। उदयपुर के कौन है? स्वरूप सिंह। उदयपुर के कौन है? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह मेरा एक स्टूडेंट भी है, तो आप ऐसे याद कर लेना कि परवीन सर का जो स्टूडेंट है वो उदयपुर का राजा था। क्योंकि मैं पहले कहा था उदयपुर पोस्टेड था, तो मैं जहां पोस्टेड होऊंगा वहां तो मेरा स्टूडेंट होगा ही ना। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो उदयपुर के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह जी थे, ठीक है। फिर आपके सिरोही के कौन थे? अरे भैया मेरे, हाँ हमारे जिले के, ओहो भैया सिरोही जिले के शासक कौन थे रे? कौन थे? शिव सिंह। और इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊं, आप अपने अपने जिले में जहां रहते हो ना वो तो याद कर ही लो। और देखो कोटा वाला याद कर ले भाई, राम सिंह। कोटा में जो भी एलन वेलन जहां भी पढ़ रहा हो, जिसकी भी आईटी वाईटी की तैयारी कर रहा हो कोई भाई बहन, उसको बोल देना तुम्हारे राजा का नाम राम सिंह था। जोधपुर में जा रहे हो तो बोल देना तखत सिंह जी थे। भरतपुर में जाओ तो बोले जसवंत सिंह को याद करो। उदयपुर में जाओ तो बोले स्वरूप सिंह जी को याद करो। जयपुर में जाओ तो राम सिंह जी द्वितीय को याद कर लो। फिर हमारे सिरोही में आ जाओ तो शिव। और हमारे यहाँ तो महादेव का बड़ा मंदिर है, स्वर्णेश्वर महादेव का मंदिर है। कभी आइए सिरोही में, सिरोही देवों की भूमि है। यहाँ पर हजारों नहीं, मेरे को लग रहा है लाखों मंदिर होंगे छोटे बड़े। और महादेव जी के तो पता नहीं, हर एक मेरे को लग रहा है कि मतलब गली मोहल्ले में महादेव का मंदिर मिल जाता है, क्योंकि महादेव की बड़ी कृपा है सिरोही जिले पर। फिर देखो धौलपुर के कौन थे? भगवंत सिंह। बीकानेर के कौन थे? सरदार सिंह। करौली के कौन थे? मदन पाल। और टोंक के कौन थे? नवाब। ओहो हो, देखो टोंक में तो तब भी नवाब थे, आज भी नवाब है। तो उस समय कौन थे? नवाब वजीरुद्दौला। कौन थे? वजीरुद्दौला। नवाब वजीरुद्दौला थे कोटा के। फिर बूंदी के कौन थे? भाई राम सिंह। तो कोटा बूंदी भाई भाई राम सिंह, राम सिंह। जयपुर के राम सिंह सेकंड। तो ये 3 राम सिंह तो याद हो गए, तो 3 रियासत वैसे याद हो जाएगी। अलवर के कौन थे? विनय सिंह। जैसलमेर के कौन थे? रणजीत सिंह। झालावाड़ के कौन थे? पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ के कौन थे? दलपत सिंह। बांसवाड़ा के कौन थे? लक्ष्मण सिंह।
और डूंगरपुर के कौन थे? उदय सिंह। ठीक है, तो देखो भाई, कोटा के कौन? राम सिंह। भरत जोधपुर के कौन? तखत सिंह। भरतपुर के कौन? जसवंत सिंह। उदयपुर के कौन? स्वरूप सिंह। जयपुर के कौन? राम सिंह द्वितीय। सिरोही के कौन? शिव सिंह। धौलपुर के कौन? भगवंत सिंह। और बीकानेर के कौन? तो सरदार सिंह। भगवंत मान जो है अभी कहाँ के हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री भी है। ठीक है, फिर करौली के कौन? मदन पाल। टोंक के नवाब वजीरुद्दौला। फिर बूंदी के राम सिंह। अलवर के विनय सिंह। जैसलमेर के रणजीत सिंह। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ के दलपत सिंह। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के उदय सिंह। ये पूरी लिस्ट आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। ये आप अपनी कॉपी में 10 बार लिखो, 15 बार लिखो, 20 बार लिखो, लेकिन याद हो जानी चाहिए, दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद में देखो, अब 19वीं सदी का आरंभ हुआ और 20वीं जो है आपकी रियासतें थी, 20 की 20 रियासतें वो पूरी थी। कब? 19वीं सदी का जब आरंभ हुआ ना, उस समय पर कितनी रियासतें थी राजस्थान में? 20 रियासतें थी, जिसमें से 17 तो राजपूत थे भाई, मतलब रियासतों के जो मेन किंग थे वो कौन थे? 17 तो राजपूत, दो थे जाट, और एक टोंक में थी मुस्लिम, जो कि नवाब वजीरुद्दौला। समझ में आई बात? तो आपके 19वीं सदी का जब आरंभ हुआ उस समय राजस्थान में कितनी रियासत है? 20। ठीक है, 17 पर राजपूत, दो पर जाट और एक पर मुस्लिम। ठीक है, चलो फिर इन राज्यों के साथ की गई संधियों के कुछ सामान्य शर्तें और कुछ विशिष्ट जो उस राज्य से संबंधित थी। संधि की सामान्य शर्तें क्या क्या थी वो यहाँ पर दी गई है। तो ये शर्तें जो है अगर हम एक बार पढ़ लेंगे तो हमारे काम आती है। वैसे ये सभी शर्तें और असफलता के कारण, असफलता के परिणाम, ये चीजें भी यहाँ दे रखी है, लेकिन वो सब काम कब आती है? जब आप आरएएस मेंस का पेपर देंगे तो आपके ये बहुत काम की चीज है, इसीलिए इन किताबों को पढ़ना चाहिए। अब देखो, कंडीशन पहली, संधि के द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता जो थी उसको स्वीकार कर लिया, यानी कि सुप्रीम कौन होगा? अंग्रेज होंगे। दूसरा, अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का जो है वंशानुगत जो राज्याधिकार था वो इन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा और आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने का भी क्या करा? आश्वासन दे दिया। और संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट जो है वो रखना तय किया गया, ताकि वो पॉलिटिकल एजेंट क्या करे? वहां पर पॉलिटिक्स करे। वो क्या करेगा? वहां पर गड़बड़ी घोटाले सब करवाएगा तो वही। ठीक है, साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अरे भैया ये बताओ, घर पर आपने किसी को रखा है तो क्या एक दिन नहीं बोलेगा, 2 दिन नहीं बोलेगा, 3 दिन वो नहीं बोलेगा, 4 दिन नहीं बोलेगा? आप उसको 30-30 साल तक अपने पास रखोगे तो वो घर में हस्तक्षेप नहीं करेगा? करेगा, सीधी सी बात है। छोटी मोटी बात होगी, अरे ये किसने किया था? अरे मालिक ये तो वो छोटे उसने कर दिया था, राजा ने। अच्छा, बुलाओ उस राजा को। और राजा को बुलाया जाएगा, उसको थोड़ा बहुत बोल दिया जाएगा, अंग्रेज हंसेगा, फिर बोलेगा ये क्यों हंस रहा था? तुम मेरे ऊपर हंसे। दोनों भाइयों के बीच में विरोध, और इस प्रकार से अंग्रेज बीच में घुस जाते थे। ऐसी एंट्रियां मारी थी इन्होंने। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ोगे तो पता चलेगा, इसमें बहुत कम चीजें, मतलब विस्तार से पूरा नहीं दे रखा है ना, लेकिन हमारे जो काम आएगा वो इतना ही आएगा। ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी। विदेश नीति मतलब उस समय कोई है ना अमेरिका पे जाके नहीं युद्ध करना था, या कोई जो है अपने को बांग्लादेश नहीं जाना था, या चाइना नहीं जाना था। विदेश नीति का मतलब जयपुर वालों की जोधपुर के प्रति क्या विदेश नीति है? समझ में आई बात? जयपुर वालों की बांसवाड़ा के प्रति क्या है, उदयपुर के प्रति क्या है, मैंने बताया ना। पूरी अंदर की चीजें वो जानने का प्रयास करते थे, और अपने आपसी विवादों को जो है अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का भी वादा करना पड़ा। और आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक जो है अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों को सुप्रद करेंगे, ऐसा भी कहा गया। और अंग्रेजों को जो है वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग कर दी। भाई जो आपकी खिराज थी ना, उसको अलग अलग कर दिया कि हाँ ये इतना देगा, ये इतना देगा, और वो अलग अलग कर दिया। ठीक है, चलो ये यहां तक अपन ने पढ़ लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब हमारे पास आ जाता है कि खिराज की यह राशि जो है निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज को आधार बनाया गया था, यानी जो मराठों को आप भाई टैक्स दे रहे थे उसी के अनुरूप हम भी आपसे अब टैक्स लेंगे।
ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई, पर उन्हें अपनी स्वतंत्रता जो थी वो खोनी भी पड़ी। ठीक है। और उपयुक्त संधियों का राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लग गई। इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं यहाँ पर, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वो आपको नोट डाउन करने को बोल दिया जाएगा। ठीक है। कमजोर हो गई। पॉलिटिकल एजेंट जो है वो राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगा। मैंने आपको बताया ही था, हस्तक्षेप तो करेगा। फिर शासन कार्य और अधिकारों में आई कमी के कारण राजा जो है शासन संबंधी कार्यों के प्रति क्या हो गए, उदासीन होने लग गए। और ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश जो पॉलिटिकल एजेंट था वो राज्य में तानाशाह बनने लग गया। ठीक है भाई, जब वो आपका रहा ही नहीं, जो राजा था वो तो अब उदासीन हो गया, बोले अब तो चलता रहेगा, सब अंग्रेज संभाल रहे हैं, अपने क्या दिक्कत है, तो वो फिर क्या करेगा, तानाशाही करेगा ही अपने आप। ठीक है। फिर कंपनी के द्वारा खिराज वसूल करने के अलावा समय समय पर जो है कई अलग अलग प्रकार के मतलब जो है खर्च बता दिए जाते थे कि कभी ये हुआ ना, आज ये खर्चा हुआ ना, आज ये हुआ। इस प्रकार से जो है खर्चे बलात् थोप दिए जाते थे। अंग्रेजों ने जो है राज्यों के आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास करने लग गए। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र जैसे कि सांबर झील था, फिर मेवाड़ के अफीम जो उत्पादन वाला क्षेत्र था, चित्तौड़ वाला क्षेत्र, उस पर भी जो है इन्होंने क्या करने शुरू कर दिया, अधिकार। देखो दोनों ही चीजें करने लगे। एक तरफ से धन मांगने भी लगे, दूसरी तरफ से जो राजाओं के पास धन पहुंच रहा था ना, उन रास्तों को ये बंद भी करने लगे ताकि राजाओं की स्थिति खराब होती जाए धीरे धीरे। ठीक है। और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी सैनिक जो है टुकड़ियां भी फिर स्थापित कर दी गई। क्या किया गया कि आपके जो सैनिक है वो 100 थे, लेकिन हमारे सैनिक भी आपके कभी काम आएंगे, हम आपकी सहायता करना चाहते हैं, हम आपके सैनिक जो है, हमारे सैनिक वो आपकी शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। और हमारे वाले अच्छा ठीक है भाई, कोई नहीं, फ्री में दे रहे, क्या दिक्कत है। तो इस प्रकार से जो है अंग्रेज टुकड़ियां वहां इकट्ठी होने लगी। और जिनका खर्चा भी फिर क्या कहा गया कि राज्यों को खुद को ही अब वहन करना पड़ेगा भाई, वरना हमारे को कोई जरूरत नहीं, डरा डरा कर। ठीक है। भारी खिराज पर जो है ब्याज दिया फिर करने लगे। अन्य खर्चों के लिए भी थोपे जाने के फलस्वरूप राज्यों की आर्थिक स्थिति इस प्रकार से कमजोर होने लग गई। तो ये पूरा इसी के बारे में है कि भाई राज्यों की स्थिति जो है कमजोर किस प्रकार से पड़ती है। तो आरएएस मेंस में यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि अंग्रेजों ने राजपूत राजाओं की स्थिति, जो आर्थिक स्थिति थी, उसको कमजोर किस प्रकार से किया था। तो इसमें से जो है आप पॉइंट वाइज उतार करके 4-5 पॉइंट आराम से बनाकर लिख सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए, जो राजस्थान के शासक थे उन्होंने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही अंग्रेजों के साथ में 1818 ईस्वी की संधि की थी। लेकिन संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की जो शक्ति थी उसको कुचलने का प्रयास किया। अब इनको ये नहीं पता है कि अपन उनको कुचलेंगे तो अंग्रेज अपन को कुचल देंगे, लेकिन राजपूत राजाओं के दिमाग में यही चल रहा था, चलो अब जितने भी सामंत है उनको कुचल देते हैं। और अंग्रेजों की सहायता से उनको कुचलने का प्रयास किया गया। फिर कालांतर में अंग्रेजों ने क्या किया, ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे क्या हुआ, सामंतों की जो स्थिति है वो अब धीरे 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 कमजोर होने लग गई। और सामंतों की सैनिक सेवा के बदले अब उनसे जो है नकद रुपया लेने का भी हिसाब हो गया है। नहीं अब भाई तुम सैनिक वैनिक की सहायता मत दो, हमारे अंग्रेज सहायता कर रहे हैं अब तो, अब तुम क्या दोगे, पैसे दोगे। पैसे कहाँ से दोगे भाई, नमक और अफीम वगैरह तो रोक लिया। अब जब सामंत पैसा नहीं देगा तो सामंत की स्थिति क्या होगी, कमजोर। बताओ, इसे धीरे 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 क्या हो गया, सभी सामंत व्यवस्थाओं को खत्म किया गया। ठीक है। और जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कई विशेषाधिकार प्राप्त होते थे, वो सब भी जो है इन्होंने समाप्त कर दिए। और जागीरों के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। सामंत व्यापारियों से जो है राहदारी, यानी कि जो आपका भाई जा रहे हो जिस मार्ग से, उस मार्ग में आपको किसी प्रकार की समस्या वगैरह नहीं होगी, सामंत आपकी सहायता करूंगा मैं, ऐसा कहता था। इसके लिए उन्हें जो है कुछ धन मिलता था, दाना पानी आदि जो है शुल्क वसूल करके उसके बदले में व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। लेकिन उनके इन विशेषाधिकारों को जो है समाप्त कर दिया गया बाद में। और 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास में हुआ करता था तथा समाज उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी चढ़ी थी। लेकिन जैसे जैसे 19वीं सदी अंत होने लगा, जागीर जो है वो उन क्षेत्रों में अब सामंतों के नेतृत्व की कमी आई और वे उतने अब प्रभावशाली भी नहीं रहे। तो इसमें से भी कोई याद रखने वाला पॉइंट आपके नहीं है।
ठीक। और अंग्रेजों ने फिर जो है डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया था। ये पॉइंट याद रखना। अंग्रेजों ने सबसे पहले राजस्थान में कहां पर हस्तक्षेप किया? तो डूंगरपुर के जो राजा थे जसवंत सिंह उनको गद्दी से हटाया और प्रतापगढ़ के जो राजा का पुत्र था पोता दलपत सिंह उसको शासक बनाया था। और इससे वहां की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हुई। इस प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता पटियानी को जो है अधिकारच्युत करने का प्रयास किया, मतलब जयपुर की जो महारानी थी भटियानी बाई, या मतलब जो उस समय की जो भी रही होगी ना, भटियानी सा कह सकते हैं अपन, राजमाता भटियानी जो थी उनको जो है इन्होंने अपने अधिकार से जो है निरस्त कर दिया, उनको अधिकार उनके सब छीन लिए। तो उससे क्या हुआ? जयपुर की जनता में रोष उत्पन्न हुआ और वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर के कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। देखो ये सब शुरुआत किसकी हो रही है? 1857 क्रांति की। क्या हो गया? अब कप्तान ब्लैक जो था उसकी हत्या कर दी गई। कब? जब राजमाता भटियानी का अधिकारच्युत किया गया। फिर कोटा में अंग्रेजों ने जो है तत्कालीन महाराज किशोर सिंह जो थे उनके विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया। ठीक है। अंग्रेजों ने क्या, कोटा में अंग्रेजों ने जो है उस समय के जो आपके शासक थे महाराव किशोर सिंह उनके विरुद्ध में जाकर के जो फौजदार था जालिम सिंह उसका सपोर्ट किया। क्यों? उनको पता है कि अगर किशोर सिंह का अपने सपोर्ट किया तो वो तो बाद में राजा है, इसलिए जो है अपने को गड़बड़ करेगा। अपन ऐसा करते हैं कि अपन यहाँ के जो फौजदार है उसकी सहायता करते हैं। फौजदार की सहायता करने से क्या होगा कि भाई फौजदार को अपन अपने कब्जे में ले लेंगे। भाई तेरी सहायता हमने करी है, फौजदार कब्जे में आ भी जाएगा, जैसे अपन ने पहले राजाओं को के लिया अब इनको ले लो। तो इस प्रकार से जो है इसको अपन ने इसके समर्थन में हुए, जिससे क्या हुआ? कोटा के जो हाड़ा राजपूत थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर के उठ खड़े हो गए और अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करके वहां अवयस्क राजकुमारों को जो है गद्दी पर बिठा दिया, क्योंकि शासक के अवयस्क होने की स्थिति में अंग्रेजों को जो है राज्य में प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाने का एक मौका मिल जाता था, क्योंकि वो तो अवयस्क है। अब उस बच्चे को क्या पता, उसको तो बोल देते थे भाई हमने देख तेरे को बनाया है तो वो ठीक है भाई तुम करो जो तुम्हारे करना, मैं मेरे मस्ती में मस्त। ठीक है। इस वजह से वहां की भी जनता गुस्से में थी। जोधपुर के महाराजा थे मान सिंह जी, वो भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों से ही जो है अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष अब धीरे धीरे पनपने लगा। कब? जब 19वीं सदी का अंत होने लगा तब धीरे धीरे। ठीक है। चलो अब देखो ये जो विरोध है ये धीरे धीरे क्या करेगा? क्रांति उत्पन्न करेगा। और जब राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई तो राजस्थान में क्रांति के समय जो है कौन कौन पॉलिटिकल एजेंट कहाँ था वो आपसे जरूर पूछा जाता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि कोटा रियासत में था मेजर बर्टन। कौन था? मेजर बर्टन जो है पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है। जोधपुर रियासत में कौन था? तो मैक मैसन था। फिर भरतपुर रियासत में कौन था? तो मॉरिसन था। फिर जयपुर रियासत में कौन था? तो ईडन था। ठीक है। उदयपुर रियासत में कौन था? तो सावर्स और था। और सिरोही रियासत में जो है पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेडी हॉल था। ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है। वापस एक बार मेरे साथ बोलेंगे, कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो कोटा रियासत के थे मेजर बर्टन। ठीक है। जोधपुर रियासत के कौन थे? मैक मैसन। भरतपुर रियासत के कौन थे? मॉरिसन। जयपुर रियासत के कौन थे? ईडन। उदयपुर रियासत का कौन था? सावर्स और सिरोही रियासत के कौन थे? जेडी हॉल। ठीक है। तो ये आपको जो है 6 के 6 रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट याद रखने हैं। क्लियर? चलो इसके बाद में अब देखिए राजनीतिक आधिपत्य जो है वो स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उत्सुक हो चुकी। भाई उन्होंने जो है पहले तो पॉलिटिकली सब जमा दिया, अपना अधिकार क्षेत्र में सबको ले लिया। उसके बाद उन्होंने प्रयास किया कि राजस्थान के अंदर अपना अधिकार अब केवल राजनीतिक नहीं सांस्कृतिक रूप से भी हो, यानी अब अपन यहाँ पर घुल मिल करके इन लोगों के साथ में रहे और ये अपने गुलाम बन करके रहने चाहिए। तो
ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए जितनी भी परंपराएं चल रही थी, रीति रिवाज चल रहे थे, कुरीतियां चल रही थी, उनको खत्म करने का भी प्रयास किया। लेकिन आप भी जानते हैं, किसी भी अगर विशेष प्रकार के आपके जो है कुछ मान्यताएं हैं, अगर उन मान्यताओं के बारे में किसी के द्वारा कुछ बोला जाएगा तो आप उसके विरोध में जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, राजस्थान की जो जनता थी उसमें घोर जो है विरोध उत्पन्न होने लगा। जैसे कि इन्होंने कौन कौन सी कुरीतियां, जैसे कन्यावध है, दास प्रथा है, सती प्रथा है, इन सबको बंद करने का प्रयास किया। और इससे जो है जनता को समझ में आ गया कि अंग्रेज जो है वो राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते हैं, और इससे अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति जो है वो जनता में क्या करने लगी, असंतोष उत्पन्न करने लगी। समझ में आई बात? तो ये देख रहे हो आप धीरे धीरे कैसे 1857 की क्रांति जो है अब आग पकड़ रही है। पहले वो कैसे आए, फिर वो 1857 की क्रांति कैसे उत्पन्न होती है धीरे धीरे, वो देखिए आप। फिर इस प्रकार देखते ही देखते 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों के द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप हुआ। आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य जमाया जाने लगा। अंग्रेजों के द्वारा वसूल की जाने वाली जो वार्षिक खिराज थी, उस खिराज की राशि सामंतों के प्रति, एक सेकंड, अरे कहाँ है मच्छर, चल, ठीक है, एक सेकंड, आ गया, सेट हो गया। अरे नीचे ले, क्लियर, ओके, ठीक है। तो सामंतों के विशेषाधिकारों पर कुठाराघात किया गया, राजस्थान के जो सामाजिक जीवन है उसमें हस्तक्षेप किया गया, और इससे जो है सभी जगह पर सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया। और इससे राजा हो चाहे सामंत हो चाहे साधारण जनता हो, सभी के सभी अंग्रेजों के क्या हो गए, विरुद्ध हो गए, अंग्रेजों से असंतुष्ट हो गए। तो ये जो है आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई 1857 की क्रांति जो है उत्पन्न होने के पीछे क्या कारण थे। तो आप इनमें से कोई भी कारण जो है ऑप्शन में होगा तो वो लिख लेना, आजकल ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अदरवाइज ये सब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं है, ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम का है। फिर इसके बाद देखिए, ईसाई मत के प्रचारकों की जो है संदिग्ध गतिविधियां भी होने लगी। उससे क्या हुआ, जो है अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण करके उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील है, और इससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। और ब्रिटिश विरोधी भावनाओं, जो ब्रिटिश के विरोधी भावनाओं के पनपने में जो है राजस्थान के कवियों और साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनके द्वारा ऐसे शासकों की जो है निंदा की गई थी, और ब्रिटिश सत्ता के जो भक्त थे उन शासकों के बारे में भी कहा गया कि ये शासक जो है ऐसे है वैसे है। जैसे आजकल कोई किसी पार्टी का पर्टिकुलर कोई सपोर्टर होता है तो उसके बारे में कैसे है, मतलब कुछ भी बोलते हैं वगैरह, है ना, वो सब चीजें उस समय भी होती थी। और उन शासकों एवं सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता का क्या करते थे, विरोध करते थे। अब ऐसे कवियों में कुछ नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे कि आपके कवि थे बाकीदास, राघोदास, साधु गांगजी, ठीक है, तथा आपके कवि सूर्यमल मिश्रण। इन कवियों के चार पांच आप नाम याद रखें जो क्या करते थे, अंग्रेज विरोधी जो है का भाई जो भी गतिविधियां वगैरह हो रही है वो बताते थे, जनता को उसके बारे में अवगत करवाते थे। कौन कौन, तो कवि बाकीदास हो गए, फिर आपके साधु गांग जी हो गए, राघोदास जी हो गए, सूर्यमल मिश्रण जी हो गए, ठीक है। और इससे ये स्पष्ट होता है कि भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व ही जो देशी रियासतें थी वहां पर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध में तीव्र असंतोष व्याप्त हो गया था, ठीक है। इसके बाद में देखिए 1857 की जब क्रांति है उसका आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की 6 छावनियां थी। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में अंग्रेजों की कितनी सैनिक छावनियां थी, तो 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी थी वो भी याद रखना। पहली थी नसीराबाद, फिर नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। कौन कौन सी थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा, ठीक है। इन सब छावनियों में लगभग 5-5 हजार सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। केवल और केवल 30 अंग्रेज जो है वो अधिकारी हुआ
करते थे। किसमें? इन सभी 6 की 6 छावनियों में। कौन कौन सी 6 छावनियां हैं याद रखना? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। ठीक है, ये कब की बात हो रही है? 1857 की जो क्रांति है, जिसके विरोध में अपन पीछे पढ़कर आ रहे हैं पूरा कि भाई कैसे कैसे वो उत्पन्न हो रही है। अब जब वो आरंभ होने वाली है तब अपन बात कर रहे हैं। तो उस समय राजस्थान में 6 रियासतें थी, सॉरी 6 सैनिक छावनियां थी। नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा और खेरवाड़ा और ब्यावर, जो अभी एक जिला बन गया है। फिर किंतु किसी भी छावनी में भाई अंग्रेज सैनिक था क्या? नहीं, केवल 30 अधिकारी हुआ करते थे। जैसे ही अब मेरठ में जो है, देखो भारत में सबसे पहले कहां पे क्रांति स्टार्ट हुई? मेरठ में। तो मेरठ में जब क्रांति स्टार्ट हुई तो उसकी सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीजी को मिली थी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजीजी का मतलब है एजेंट टू गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल का एक एजेंट बेसिकली। उसको जैसे ही प्राप्त हुई, उसने क्या करा? देसी रियासतों के शासकों को यह आवश्यक निर्देश भेज दिए कि वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में घुसने नहीं देते और ब्रिटिश सत्ता का विरोध करने पर उनको जो है कठोरता पूर्वक उनका दमन करने का प्रयास करना है। किसको कहा गया? ये जो राजपूत राजा थे उनको ये संदेश दिए गए, किसके द्वारा? एजीजी के द्वारा। ठीक है, अब देखिए मेरठ में जब ये क्रांति शुरू हुई तो अब राजस्थान में भी आ जाती है, और राजस्थान में सबसे पहले नसीराबाद से ये क्रांति शुरू होती है। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं नसीराबाद में ये क्रांति कैसे हुई, कहां से शुरू हुई, क्या हुआ, सीन वहां का क्या था उस समय। देखिए तो नसीराबाद में क्रांति, राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, भारत में मेरठ से, राजस्थान में नसीराबाद से। तो ये कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति का राजस्थान का मेरठ किसे कहेंगे? तो भाई भारत का मेरठ तो मेरठ ही है, लेकिन राजस्थान का मेरठ अपन कहेंगे नसीराबाद को। क्यों? क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई? नसीराबाद से। ठीक है, फिर इसके निम्न कारण थे। अब देखो पहला कारण क्या था? उस समय जो है नसीराबाद में 15वीं और 13वीं, ये पूछा जाता है कौन सी बंगाल इन्फेंट्री थी, तो 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखानों की सैनिक टुकड़ी तथा पहली मुंबई लॉन्सर्स के सैनिक विद्यमान थे। कहां पर? नसीराबाद में। 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के और भारतीय तोपखाने के सैनिक टुकड़ी, और जो पहली मुंबई है ना, जो बॉम्बे उस आज कहते हैं वही, तो बम्बई की लॉर्सस के सैनिक जो है वहां पर उपस्थित थे। मेरठ विद्रोह की जैसे ही इनको सूचना मिली तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई जो है भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपे भी उनके विरोध में प्रयोग करने के लिए तैयार की गई है। उनको ये नहीं पता था कि उन सैनिकों को मारने के लिए है। तो अब जब ये गलत फहमी आई कि भाई हो सकता है अपने को भी मारे, तो उससे वो क्या हो गए? सपोर्ट में आ गए। किसके? मेरठ के। ठीक है, और उनमें भी क्या हो गया? विद्रोह की भावना जागृत हो गई। तो पहला कारण क्या था? तोप खाने वगैरह जो है इनको रेडी करना। तोपों को जब तैयार किया गया तो उनके दिमाग में दूसरा डाउट आया। फिर दूसरा पॉइंट, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफी समय से जो है अजमेर शास्त्रागार की रक्षा कर रही थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि संदेह होने के कारण उसे वहां से नसीराबाद भेज दिया। अब बताओ भाई, जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी अजमेर शास्त्रागार की रक्षा कर रही थी, उसको जब मेरठ में विद्रोह हुआ उसी दौरान जब नसीराबाद भेजा जाता है, तो क्या उनको ये डाउट नहीं होगा कि भाई, अब सैनिकों के मन में डाउट आया कि यह धारणा बन गई है अब उनके मन में कि भाई जो हमारे ब्रिटिश अधिकारी है उनको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, उन पर उनको जो है अविश्वास हमारे साथ में किया जा रहा है, हमारे पर विश्वास ही नहीं रखा जा रहा अंग्रेजों के द्वारा। तो इससे उनके मन में क्या हुई? ठेस पहुंची, उनका ईगो हर्ट हो गया कि भाई सब तब से हम जब अजमेर शास्त्रागार में थे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अब जैसे ही मेरठ में विद्रोह हुआ तो हमें यहां से हटाया जा रहा है, इसका मतलब हमारे ऊपर अंग्रेज अधिकारियों को विश्वास नहीं है। तो विश्वास नहीं है तो फिर हम क्यों आपका सपोर्ट करें? ये वाली बात हो गई। फिर तीसरा देखो, इन दिनों जो है बाजारों और चावनियों में बंगाल और दिल्ली के जो संदेशवाहक थे, साधु और फकीरों के वेश में जो है राजस्थान आए, और उन्होंने चर्बी वाले जो कारतूस थे उनके विरुद्ध में प्रचार करके विद्रोह का जो है संदेश प्रचारित किया। जो हमारे चावनियों वगैरह में जो काम करने वाले थे, जो इसके प्रचार कर रहे थे,
उन्होंने राजस्थान में साधु और भिक्षुओं के रूप में आकर के क्या करा, ये बताया लोगों को कि भाई जो ये तुम बंदूकों का इस्तेमाल करते हो ना, इन बंदूकों के, इन कारतूसों के आगे जो है चर्बी लगी रहती है और तुम्हारे धर्म को नष्ट किया जा रहा है, गाय की चर्बी लगी रहती है, ऐसा कह करके अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया। ठीक है, फिर देखिए भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज जो है उन्हें धोखे से क्या करना चाहते हैं, ईसाई बनाना चाहते हैं, और इससे उनके मन में क्या हुई, युद्ध के प्रति या फिर ये कह सकते हैं कि इस विद्रोह के प्रति उत्तेजना व्यक्त हुई, मतलब एक और ज्यादा वो है मोटिवेट हो गए। फिर भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई है, और इस तथ्य को गुप्त रखा गया था, यानी हमें चुपके से मारने का प्लान था। और जब यह बात प्रकट हो गई तो सेना में और उत्तेजना फैल गई। तो इस प्रकार से नसीराबाद की जो क्रांति है वो शुरू होती है। ठीक है, अलग अलग कारण थे जो भी आपके सामने मैंने रख दिए हैं। इन कारणों में फैक्ट यही है कि कौन सी नसीराबाद में जो है छावनी थी, भाई जो नसीराबाद छावनी है वहां पर कौन सी थी, तो 15वीं और 30वीं बंगाल इन्फेंट्री थी और पहली बंबई लॉर्सर्स थी। ठीक है, ये याद रखना है, बाकी तो फैक्ट कोई है नहीं ऐसा। फिर देखो इन्हीं कांडों से क्या हुआ, कब हुई वो याद रखना। तो 28 मई 1857 को, कब, 28 मई 1857 को 15वीं जो बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने जो है तोप खाने पर अधिकार कर लिया और सारी छावनी में इससे क्या हो गई, भगदड़ मच गई। तो नसीराबाद की क्रांति कब शुरू हुई, 28 मई 1857। अंग्रेजों ने क्या करा, शास्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिकों की जो है अधिकारी थे, जिसमें कि मेजर था एक तो आपका कौन, स्पॉटिश वुड, और कर्नल न्यू बारी की भी हत्या कर दी गई। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में किस अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हुई, तो मेजर तो था स्पॉटिश वुड और आपके कर्नल थे न्यू बारी, उनकी हत्या कर दी गई। और जो लेफ्टिनेंट लॉक तथा उस समय जो कप्तान थे हार्डी, इन दोनों को घायल किया गया। तो टोटल 4 अंग्रेज अधिकारियों को वहां पर जो है पीटा गया था, जिसमें 2 की हत्या हो गई और 2 घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भाग करके ब्यावर में अपनी शरण ले ली और चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई, खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई, और इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई। ये कितनी बड़ी बात होती है, देखो विद्रोह किया, मारा पीटा, लेकिन केवल उनको जिनको मारना चाहिए। तो 4 अंग्रेज अधिकारी थे, उन्हीं को मारा, जिसमें 2 की हत्या हो गई। कौन कौन, एक मेजर थे स्पॉटिश वुड और एक थे हमारे कर्नल जो न्यू बारी, इन दोनों को तो टाई टाई फिश कर दिया था। और जो लेफ्टिनेंट लॉक थे और जो कप्तान हार्डी थे उनको घायल कर दिया था। चावनी को तहस नहस करने के बाद में जो ये विप्लवी सैनिक थे, यानी गुस्से में जो सैनिक थे, इन्होंने अविलंब करते हुए यानी बिना देरी के दिल्ली की ओर जो है प्रस्थान कर दिया। और 18 जून 1857 ईस्वी को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाले अंग्रेजी पलटन पर जो है पीछे से आक्रमण किया और जिसमें अंग्रेज परास्त हो गए। तो नसीराबाद की क्रांति 1857 में कब शुरू हुई, 28 मई को। ये दिल्ली कब पहुंचे, 18 जून को। इन्होंने कितने सैनिक अंग्रेजों अधिकारियों को मारा, तो 2 को। घायल कितनों को किया, 2 को। अधिक हत्या मतलब मारने का प्रयास या ये कहे कि हमला कितनों पर किया था, 4 पर। कौन कौन थे, नाम याद रखना, मेजर स्पॉटिश वुड, कर्नल न्यूबारी और लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी। समझ में आ गई बात, क्लियर है। इस प्रकार से 1857 की क्रांति का विद्रोह मतलब कैसे ये शुरू हुई और कैसे ये जो है अंत तक पहुंचती है। भाई अंग्रेज अधिकारी को बस हरा दिया था, उसके बाद में धीरे 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 आगे आगे फैलती जाएगी। ठीक है, अब देखिए नसीराबाद की क्रांति के बाद में हमारे आगे चलते हैं तो कौन सी छावनी आ जाती है, नीमच। अब नीमच में क्रांति हो रही है। तो नसीराबाद की क्रांति के बाद में जैसे ही सूचना नीमच पहुंची तो नीमच में जो है 3 जून 1857 को, कब, 3 जून 1857 को, ये डेट्स जो है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, नसीराबाद में 28 मई 1857, 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंच गए। नीमच वाली कब हुई, 3 जून 1857 को। नीमच के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया,
क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया, उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए, उनमें जो है आग लगाते हुए शाहपुरा में पहुंच गए। ठीक है, शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन, वहां के जो शासक थे उन्होंने क्या करा, उनको ठहराया, खाना खिलाया, रहने की सुविधा दी, और इसके पश्चात क्रांतिकारी जो है निम्माहेड़ा पहुंच गए। निम्माहेड़ा में पहुंचते ही वहां की जो जनता थी उसने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, क्योंकि वो सब भी यही चाहते थे कि अंग्रेजों को अब क्या कर दिया जाए, भगा दिया जाए। और भगाने के लिए कौन सी क्रांति चल रही थी, 1857 की, तो इसका जो है हर्षोल्लास से जो है सभी ने स्वागत किया। फिर तत्पश्चात क्रांतिकारी जो है यहाँ से देवली, टोंक और आगरा होते हुए कहां पहुंचे, देखो भाई, नीमच, नीमच से वो पहुंचे शाहपुरा, शाहपुरा से निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा से स्वागत हुआ और फिर वो देवली पहुंचे, देवली से टोंक और टोंक से वो आगरा होते हुए वो भी कहां पहुंच गए, दिल्ली। और मार्ग में अनेक स्थानों पर उन्होंने जो उनका जो है जनता के द्वारा स्वागत किया गया, और क्रांतिकारियों की संख्या में भी फिर वृद्धि होती गई, क्योंकि जैसे जैसे गांव गांव से घूम रहे थे तो भाई गांव गांव से कोई ना कोई उसमें ऐड होता रहा कि चलो भाई मैं भी आपके साथ दिल्ली आता हूं। और नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात जो है एजीजी जो लॉरेंस था, एजेंट टू गवर्नर गवर्नर जनरल लॉरेंस, हाँ भाई, एक लॉरेंस और भी है जो आजकल काफी वायरल है ना, क्या ही कहे भाई, है ना। तो लॉरेंस भैया जो अभी बहुत वायरल है, और इधर भी एक लॉरेंस भैया आ गए है, वो लॉरेंस भैया अपने हैं और ये लॉरेंस भैया अंग्रेजों के थे। तो इनके निर्देश पर जो है कप्तान सावर्स जो है उन्होंने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर वापस से अधिकार कर लिया। यानी 3 जून को ये हुआ, वहां से सब भाग गए अंग्रेज वंग्रेज। फिर जो है एजीजी लॉरेंस आए, उन्होंने वापस जो है वहां पर कोटा, बूंदी और मेवाड़ की जो फौज थी उसको बुलाया, और उनकी सहायता से 8 जून 1857 को वापस नीमच पर अधिकार हो गया, किसका, अंग्रेजों का। ठीक है, चलो इसके बाद में आती है एरिनपुरा और आउआ की क्रांति। वो एरिनपुरा मतलब छावनी थी, आउआ वहां का एक ठिकाना है। तो देखो, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। एरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति का पता चला, तो इन्होंने भी 21 अगस्त 1857 को, कब, 21 अगस्त 1857, तो देखो मई, फिर 3 जून, फिर 21 अगस्त, क्रांति का बिगुल बजा दिया। क्रांतिकारियों ने एरिनपुरा स्टेशन को लूटा, मारवाड़ के रास्ते, एक सेकेंड, कहां चला मच्छर, कोई आया क्या, नहीं, ठीक है। तो क्रांति का बिगुल बजा दिया और क्रांतिकारियों ने एरिनपुरा स्टेशन को लूटा, मारवाड़ के रास्ते दिल्ली होकर दिल्ली की ओर रवाना हो गए, मारवाड़ से होते हुए। और जब क्रांतिकारी जो है पाली पहुंचे, तो वहां का एक ठिकाना था आउआ, क्या, आउआ, ठीक है। और इस आउआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह, ये पूछा जाता है। तो आउआ के ठाकुर है कुशाल सिंह, उन कुशाल सिंह ने जो है अपनी सेवा में ले लिया और उनकी सहायता करी। और आउआ का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली एक सामंत था उस समय पर, ठीक है, उनका बहुत बड़ा दबदबा था उस समय पर। वह अंग्रेजों एवं जोधपुर के महाराजा दोनों का जो है विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर के कुशाल सिंह की सहायता के लिए फिर उस समय पर आउआ आ गए। यानी कि आउआ के ठाकुर ने जो है फिर जो भी एरिनपुरा के जो विद्रोही थे उनकी सहायता करने की सोची, और उसके लिए जो है फिर अलग अलग जगह के जो उनके सहयोगी थे वो सब भी वहां पहुंच गए थे। फिर देखिए, जोधपुर के महाराजा थे उस समय पर सिंघवी कुशल राज। कौन, सिंघवी कुशल राज, ठीक है। महाराजा मतलब वो महाराजा गद्दी पर नहीं थे, वहां के महाराजा ने कुशल राज जो है एक वहां के मतलब होंगे सेनापति, या ये कह सकते हैं प्रभुत्वशाली एक व्यक्ति। तो सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज जो है अंग्रेजों के द्वारा दमन करने के लिए कहां भेजी गई, आउआ भेजी गई। किसके कहने पर, तो जोधपुर के महाराजा ने जो है, अंग्रेजों ने कहा जोधपुर के महाराजा को कि भाई आप जो है एक हमारे लिए फौज भेजो, कहां पर, आउआ में, ताकि वहां पर जो है हम क्या कर सके, दमन कर सके, ठीक है।
कब भेजी गई? सिंघवी कुशाल राज के नेतृत्व में, ठीक है, कहा? आऊगा में। अब 8 सितंबर 1857 को, कब? 8 सितंबर 1857 ईस्वी को आऊगा के ठाकुर और क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की जो राजकीय फौज थी उसको क्या कर दिया? परास्त कर दिया। और इसको परास्त करते समय इस संघर्ष में जो किलेदार था अनार सिंह वो मारा गया, तथा जो सिंघवी कुशल राज आया था वो जान बचा करके वहां से भाग खड़ा हुआ। और जोधपुर फौज जो है उसकी तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री जो थी वो आपके क्रांतिकारियों के हाथ में लग गई। और इस घटना के कुछ समय के पश्चात ही एजीजी जो लॉरेंस है वो एक सेना लेकर के जो है स्वयं आऊगा आया। और 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना व अंग्रेज जो क्रांतिकारी थे, सॉरी, जो अंग्रेजों की सेना थी जो लॉरेंस लेकर के आया था 18 सितंबर 1857 को, उस के और क्रांतिकारियों के बीच में एक भीषण संघर्ष हुआ। और उस संघर्ष में क्या हुआ कि लॉरेंस को जो है पराजय का सामना करना पड़ा। तो लॉरेंस की सेना और क्रांतिकारियों के बीच में संघर्ष हुआ, उसमें हारा कौन? लॉरेंस। कब हुआ? ये 18 सितंबर को, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ब्रिटिश फौज को जो है परास्त करने के बाद में क्रांतिकारी कहां भाग गए? ये सब दिल्ली। आप सोच रहे होंगे ये सब दिल्ली क्यों जा रहे हैं? ये सब दिल्ली इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में जो है मुगल बादशाह है उनको बताने, ठीक है। और वहां पर इनका ये मानना था कि लाल किले पर फतेह हो गई तो अंग्रेज सब चले जाएंगे, समझ आई बात। वहां पर जो रेजिडेंट वगैरह थे उनको मारने का प्रयास किया जाता था। भाई उनकी जो है, देखो मुगल चले गए थे लेकिन वो यही था कि भाई केंद्र कहां पर है? आज भी दिल्ली में। जैसे अभी भी केंद्र सरकार कहां बैठती है? दिल्ली में, इसलिए ये सब दिल्ली जा रहे थे। फिर ये देखो, आऊगा किले की इसी दीवार पर जो है अंग्रेजों को लटकाया गया था, यहाँ पर ये इस दीवार पर, ठीक है। ये डायग्राम दे रखा है। इसके बाद देखिए, जॉर्ज लॉरेंस जो है वो आऊगा की पराजय को भुला नहीं पाया था, ठीक है। और इसलिए आऊगा के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने क्या करा? ब्रिगेडियर होम्स, एक नया बंदा लेकर के आए वो, ब्रिगेडियर होम्स, उसके नेतृत्व में जो है एक विशाल सेना आऊगा की ओर भेजी। और 20 जनवरी 1858 यानी अगले साल, कब? 20 जनवरी को 1858 को जो है ब्रिगेडियर होम्स ने आऊगा पर आक्रमण कर दिया और दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। लेकिन इस संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह जो है वो आऊगा के किले को छोड़ करके सलूम्बर चले गए। कहां पर चले गए? सलूम्बर चले गए। और उसके जाते ही जो है ब्रिटिश फौजें जो है उन्होंने आऊगा के किले पर अपना अधिकार वापस से कर लिया। और अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने फिर उस समय पर उस पूरे गांव को बुरी तरह जो है लूटा और आऊगा के किले को भी बारूद से उड़ा दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने क्या करा? आऊगा के जितने भी मंदिर थे, मूर्तियां थी, सभी को पूरी तरह नष्ट कर दिया। क्योंकि उनको हार हुई थी ना भाई, तो हार किसको एक्सेप्ट होती है? लेकिन जब उन्होंने हरा दिया तो फिर उन्होंने बदला लेने के लिए सब कुछ किया। और वहां के निवासियों पर भी जो है भीषण अत्याचार किए। उनको भी कहा कि तुमने हमारी सहायता नहीं करी, चलो अब तुम सबको भी हम मारेंगे पीटेंगे। बहुत सारे अत्याचार हुए, ठीक है। इसके बाद देखिए, मेवाड़ में क्रांति की गूंज हुई। अब क्या हुआ? मेवाड़ में क्रांति गूंज रही है। तो इस समय पर मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफी रोष था, ठीक है। मेवाड़ के अधिकांश सामंत जो है ब्रिटिश सत्ता के विरोध थे। मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो रहा है। आपको मैं बैठे बैठे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है मैं थोड़ा सा छोटा दिखूंगा, लेकिन चिंता मुक्त रहिएगा आप। दिख तो रहा हूँ, क्या दिक्कत है? थोड़ा छोटा दिखूंगा, है ना। मैं बैठना पड़ेगा भाई, थोड़ी देर बैठता हूँ फिर वापस खड़ा हो जाऊंगा, क्लियर। थोड़ा सा नहीं होगा तो अपन नीचे कर लेते हैं, इसको भी नीचे कर देते हैं ना। ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है? हाँ, दिख तो रहा है ना सही से, क्या दिक्कत है? बस तो बोल। तो देखो भाई, अब बैठे बैठे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। क्योंकि मैं जनरली इतनी लंबी क्लासें नहीं लेता हूँ, आपको पता होगा, लेकिन आज अपन इस क्लास को पूरा करके ही रहेंगे। 12-13 पेज और रहे हैं, पूरा कर लेंगे जल्दी। चलिए, हाँ, बैठ जाता हूँ मैं आराम से। एक सेकंड, थोड़ा सा रुकिएगा, है ना। एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड।
काफी लंबी क्लास हो गई है, तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना थोड़ा सा, लंबी क्लास है ही है तो कंफर्टेबल होकर ही पढ़ाया जाए। अदरवाइज पढ़ाने में मजा नहीं आएगा और पढ़ने में मजा नहीं आएगा, दोनों ही चीजें हैं। ठीक है, तकिया लगा लिया है चेयर पर और रिमोट लेके ही बैठता हूं मैं, ताकि जल्दी से जो भी डिसीजन होगा, अब दिख रहा हूं, अभी दिख जाऊंगा। अरे भैया ज्यादा नहीं भागना है। चलिए, अब मैं जो थोड़ा ऊपर आ गया हूं और बाद में और थोड़ा सा ऊपर आने का प्रयास करूंगा। देखिए, तो हम बात कर रहे थे भैया, क्या हो रहा था हमारे, तो मेवाड़ की जनता में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध में काफी रोष था ही उस समय पर। ठीक है, और मेवाड़ के अधिकांश सामंत जो है ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। तो नसीराबाद में हुई जो क्रांति है उसकी सूचना जैसे ही उदयपुर पहुंची, तो अंत में मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी। किंतु क्या हुआ कि मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ तथा अंग्रेज कप्तान सॉवर्स के कठोर रुख ने स्थिति को क्या कर दिया, बिगड़ने से पहले ही संभाल लिया था। मतलब उदयपुर में भी जो है लगभग ये तैयारी हो ही गई थी कि भाई विरोध होगा, लेकिन विरोध होने से पहले ही मेवाड़ के जो महाराजा थे उनकी सूझबूझ, सूझबूझ तो क्या ही कहे, तो भाई अंग्रेजों के विरोध होना चाहिए था ना, सपोर्ट क्यों करना था अपने को। और जो अंग्रेज कैप्टन थे सॉवर्स, उन दोनों का कठोर रुख उसने क्या करा, इस को होने से पहले ही रोक लिया। और इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था, अतः दोनों एक दूसरे का सहयोग करने के लिए बाध्य थे। अब वो सपोर्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो शासक थे उन्हें भी जो है सामंतों से अब क्या था, डर था। एजीजी के निर्देश पर, एक सेकेंड भाग जा रहे, अब देखिए, तो एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने जो है 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेज करके कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें। यानी कि भाई जो है हमें अंग्रेजों का सपोर्ट करना है। ऐसा किसने कहा, मेवाड़ के महाराजा ने। किसको, तो जो जितने भी उनके अंडर में आने वाले सामंत थे उनको, वो भी पत्र लिख करके, लिखित कब, 27 मई 1857 को। तो ये डेट आप याद रख सकते हैं कि स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को जो है ये कहा था। ठीक है, फिर पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सावर्स है उस समय पर, उनके निर्देश का पालन करें। और दूसरी ओर कप्तान सावर्स ने जो भी विरोधी सामंत थे उनको चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयास करेगा उसे हम कठोर दंड देंगे। तो इस तरह क्या हुआ, दोनों ही ओर से जो है सामंतों को डराया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वापस खड़ा हो जाता हूं मैं। ठीक है, अगर नहीं सही लगेगा तो वापस बैठ जाएंगे। और अभी सही कर दिया है मैंने लगभग, अब तो और ऊपर आ जाऊंगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखें, अब यहां तक कि जो है कई बार तो क्या होता था, इतना मतलब डरा दिया जाता था कि आपके क्या कर दिया जाता था। तो देखिए, इसको नीचे ले आता हूं मैं, बैठे बैठे ही ठीक रहेगा थोड़ा, हाल फिलहाल थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना भाई जरूरी है ना। ये लो, ठीक है, अब तो दिख रहा हूँ आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चेयर के ऊपर हो गया हूं मैं, थोड़ी चेयर ऊपर करी है। तो देखो, यहां तक कि सलूम्बर के, अरे यार इनको भी आज ही भागना है, रुक जाओ भाई, 10-15 पेज और रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ पूरा हो जाए ताकि अपने जो है कल नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। यहां तक कि सलूम्बर के रावत थे उस समय पर केसरी सिंह, उन्होंने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए, अरे अरे अरे, अब सही है, ठीक है, तो मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए यदि कहा था कि यदि 8 दिन में उसकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया, किसने, सलूम्बर के रावत थे केसरी सिंह, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर उसकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा। तब कप्तान सावर्स ने जो है रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई में भाग लिया तो उसे उसकी जागीर से हम अपदस्थ करके
राजपूताने से ही निष्कासित कर दिया जाएगा। राजपूताने का मतलब हो गया पूरा राजस्थान, ठीक है। राजपूताने का मतलब क्या था उस समय पर? राजस्थान। राजस्थान से ही बोले हम तुम्हें निष्कासित कर देंगे, ठीक। कप्तान सावर्स की इस धमकी से जो है रावत केसरी सिंह फिर शांत हो गए थे, यानी उनको फिर समझ में आ गया था कि भाई मेरे अकेले के लड़ने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए अब रेडी है। फिर कोटा में क्रांति। तो राजस्थान के राज्यों में हुई 1857 की क्रांति को कोटा का महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि पॉलिटिकल एजेंट जो मेजर बर्टन था उसने कोटा महाराव को यह सलाह दी थी कि कुछ अफसर वफादार नहीं है, ठीक है, किसको? महाराजा को, तथा उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है, अतः वे ऐसे अफसरों को क्या कर देवे? पदच्युत कर देवे, यानी पद से हटा देवे, तो अंग्रेज अधिकारियों को सौंप देवे, और जिससे उन्हें उचित दंड दिया जा सके। तो मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनमें नाम थे जयदयाल, रतनलाल, जियालाल, ठीक है। तो ये नाम याद रखना कि अंग्रेजों ने जो है, या ये कहें कि कोटा के महाराव जिनको जिन मतलब कौन कौन से ऐसे अधिकारी थे जो अंग्रेजों को सुपुर्द किए गए, या जो है जिन्हें मतलब सजा देने के लिए नाम दिया गया था, तो तीन नाम महत्वपूर्ण है, याद रखना कौन कौन से हैं? जयदयाल, रतनलाल और जियालाल, ठीक है। मेजर बर्टन के द्वारा महाराव को सलाह दी गई थी कि वह किसी प्रकार महाराव की फौज तथा फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई, ठीक है, अधिकारियों पर प्रकट हो गई, और फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे और उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया। तद अनुसार 15 अक्टूबर यानी इसी महीने में 1857 ईस्वी को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो भाई अगर जो है आप कुछ भी अपनी गलत बात सुनोगे, आपके खिलाफ आपके मम्मी पापा को कोई आकर बोलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपको किस पे गुस्सा आएगा? जो बोला है उस पे। तो यहाँ पर भी जो है देखो, उन अधिकारियों के लिए, जयदयाल, रतन दयाल या इसके अलावा जितने भी जो सैनिक थे, उनके लिए उनके माई बाप कौन थे भाई? अंग्रेज, और सॉरी उनके माई बाप कौन थे? महाराजा। अब महाराजा को जो है अंग्रेज आकर सलाह दे रहे हैं कि ये खराब है, ये ऐसे है, तो बताइए जो सैनिक थे उन्हें गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? और आया तो फिर उन्होंने पीट दिया, किसको? मेजर बर्टन को। देखो, तो कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया, उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके दो पुत्रों की हत्या कर दी, और क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला, महाराव के महल को भी घेर लिया। महाराव अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को जो है एक संधि पत्र दिया, और संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया, जिसमें 9 शर्तें रखी गई थी। इनमें से एक शर्त यह थी कि मेजर बर्टन तथा उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश पर की गई है, ये आपको लिखना है। महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक कि करौली से सैनिक सहायता जो है प्राप्त नहीं हुई। तो ये पूछा जा सकता है कि कोटा के महाराव को कहां से सैनिक सहायता प्राप्त हुई? करौली से, ठीक है। चलो, इसके बाद क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक जो है आधिपत्य रहा था। तो सबसे अधिक जो आधिपत्य रहने वाला जो रियासत है वो सबसे अधिक कहां पर रहा था? कोटा में ही रहा था। 6 माह तक जो है इसका प्रभाव रहा था 1857 की क्रांति का। और उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों आदि को लूटा और उनमें आग लगा दी। उन्होंने जिलों के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार, अत्याचार करके नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक मेजर H.G. रॉबर्ट्स, कौन? मेजर H.G. रॉबर्ट्स जो थे वो नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर के 22 मार्च 1858 तक चंबल के किनारे नहीं पहुंचे थे, ठीक है। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और कोटा से बाहर भागने पर विवश कर दिया। तब जाकर के जो है कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका, और क्रांतिकारी नेताओं तथा विद्रोही सैनिकों को आम अमानुषिक दंड भी दिए गए। अमानुषिक यानी कि जो अमानवीय यातनाएं होती है वो सभी की गई, और जयदयाल को तो जो है गिरफ्तार करके
तोप से भी उड़ाया गया था। तो सोचिए कितना जो है बुरा लगा होगा। तो ये नाम आपको तीनों याद रखने हैं। कौन कौन थे? जयदयाल थे, इसके बाद में आपके पास कौन थे? रतनलाल थे और जियालाल। ठीक है, जियालाल, रतनलाल और जयदयाल, ये तीन नाम याद रखना। इसके बाद देखिए अन्य राज्यों में भी क्रांति की कुछ छोटी 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 घटनाएं हुई। जैसे राजस्थान में 1857 की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़ और कोटा तक सीमित नहीं रही थी, अपितु इस की गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी सुनाई दी। जैसे भरतपुर, जो आगरा और मथुरा के काफी निकट था, क्रांति के समय अशांत रहा। ठीक है, मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई। भरतपुर की सेना ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। भरतपुर के महाराजा ने वहां के पॉलिटिकल एजेंट थे, कौन? मेजर मॉरिसन। मैंने नाम याद करने को बोला ही है। तो मेजर मॉरिसन को जो है भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराजा को यह आशंका थी कि उनकी उपस्थिति से नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर में आक्रमण कर सकते हैं। फिर महाराजा की सलाह पर मेजर मॉरिसन जो है वो भरतपुर को छोड़कर भाग गए थे। फिर क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी। भरतपुर की गुर्जर व मेवाती जनता जो है क्रांति में पीछे नहीं रही, उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहां के लाल किले की चार दीवारी तक सीमित हो गई, तो भरतपुर की जनता के मन में यह विश्वास भर गया था कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। तो इसमें से ज्यादा कुछ याद करने वाली बात है नहीं, बस ये याद रखना कि जब भरत 1857 की क्रांति हुई तो भरतपुर में जो है एजेंट कौन था? तो कौन था पॉलिटिकल एजेंट? मेजर मॉरिसन। ठीक है, बस बाकी ये सब कोई काम का नहीं है। इसके बाद में देखो अलवर में भी जो है दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी। अलवर रियासत के गांवों में गुर्जरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया था। ठीक है, उन्होंने अपनी क्रांतिकारी में जो भी योगदान वगैरह था वो दे दिया था। तो ये ज्यादा बड़ा है नहीं, ये इस प्रकार का डायग्राम दे रखा है आपके। इसके बाद देखिए धौलपुर रियासत में गंभीर उपद्रव हुआ। ठीक है, ये याद रखना। देखो एक फैक्ट आया, अक्टूबर 1857 के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई थी। कब? अक्टूबर 1857। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना और अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़ करके क्रांतिकारियों से मिल गए थे, जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की। उन्होंने वहां के राजा को घेर करके जान से मारने की धमकी भी दी और विवश होकर के राजा को क्रांतिकारियों की मांगे स्वीकार करनी पड़ी। और धौलपुर के इन क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में राजा की अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया। अब ये देखो दो नाम आए, ये नाम इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? तो धौलपुर में क्रांतिकारी कौन से थे? तो एक तो थे राव रामचंद्र। कौन? राव रामचंद्र। और एक है हीरा लाल। अब ये जब क्वेश्चन आ जाएंगे ना तो बहुत कम विद्यार्थी ही सही कर पाते हैं। तो राव रामचंद्र और आपके हीरा लाल, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। इसके बाद में तोपों पर अधिकार कर लिया गया और उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण किया। और यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक दिसंबर में पटियाला के शासक के द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित नहीं हुई। तो धौलपुर में जो है सहायता करने के लिए कहां से सेना आई? पटियाला से। ठीक है, कोटा में कहां से आई? करौली से आई। ऐसे आपको ये नाम याद रखने हैं। आहुआ में कहां से आई? जोधपुर से आई। ठीक है, चलो अब तो लगभग पूरा ही हो गया है। जयपुर में महाराजा को अनेक उनके जो एक पदाधिकारी थे राव सिंह सिंह। कौन? राव शिव सिंह ने यह सलाह दी थी कि अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण व्यवहार बनाए रखे। जयपुर के जो महाराजा थे उनको किसी ने सलाह दी थी। किसने? एक पदाधिकारी थे। कौन थे? राव शिव सिंह। तो ये पूछा जा सकता है कि जयपुर के राजा को बहादुर शाह और अंग्रेजों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने की सलाह किसने दी? तो राव शिव सिंह ने यह सलाह दी थी। ठीक है, चलिए मैं एक बार पानी पी लेता हूं, आप इसको पढ़िए थोड़ा। फिर देखिए अब क्या हुआ। लेकिन उनके एक प्राइवेट सेक्रेटरी जो हुआ करते थे वो थे पंडित शिवदीन।
कौन? पंडित शिवदीन। वो थे शिव सिंह, जिसने कहा कि दोनों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखो। लेकिन एक है पंडित शिवदीन, जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी है। उन्होंने कहा कि महाराज अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला, और जयपुर में नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां, सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। तो ये याद रखना कि जयपुर में कौन कौन था? तो नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां, ये जो है मुगल सम्राट से मिलकर के ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। कहां पर? जयपुर में। तो देखो यहाँ 3-4 नाम आए 1857 की क्रांति से रिलेटेड जयपुर में। सबसे पहले एक पदाधिकारी है राव शिव सिंह। कौन? राव शिव सिंह, जो सलाह देते हैं कि दोनों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखो, अंग्रेजों से भी और मुगल बादशाहों से भी। फिर एक पंडित शिवदीन है, जो ये सलाह देते हैं कि आप अंग्रेजों का सपोर्ट करो। और उसी समय पर जयपुर में है आपके 3 भाई है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि 3 मोमडन्स है। एक है 3 मुस्लिम नवाब है, आप ये कह सकते हैं सीधा सीधा। एक है नवाब विलायत खां, एक है मियां उस्मान खां और एक है सादुल्ला खां। ये तीनों क्या कर रहे हैं? मुगल सम्राट के साथ में मिल करके अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन कहां पर रह करके? जयपुर में रह करके। फिर मुगल सम्राट के साथ किए गए इनके पत्र व्यवहार की जानकारी जो है महाराज को मालूम हो गई। अतः उन्होंने सादुल खां को जो है राज्य से क्या कर दिया था? निष्कासित कर दिया, और शेष दोनों को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। ठीक है। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में, टोंक में नवाब की सेना ने जो है मीर आलम खां था, उसके नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। और टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की जो सेना थी वो नीमच के क्रांतिकारियों के टोंक आने के लिए आमंत्रित किया, और उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु सफल नहीं रहा। तो टोंक में भी जो है नवाब थे वो तो अंग्रेजों के सपोर्ट में थे, लेकिन जो सेना थी वो क्रांतिकारियों के सपोर्ट में थी। तो जो नवाब की सेना थी वो मीर आलम खां के नेतृत्व में विरोध कर दिया था। किसके नेतृत्व में? मीर आलम खां के। ठीक है, ये नाम याद रखना। इसके बाद सलूम्बर और कोठारिया का योगदान। तो आउगा के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर के मेवाड़ के 2 प्रमुख सावंत और हुए हैं, 2 प्रमुख सामंत है। ठीक है, बैठना ही पड़ेगा भाई। चलिए इसको नीचे ही ले आते हैं, है ना। आ जाओ भाई, पढ़ लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, खड़े खड़े तो अब तो हालत ही खराब होने लग गई है। देखिए, तो आउगा के ठाकुर है भाई कुशाल सिंह जी, उनसे प्रेरणा ली मेवाड़ के 2 सामंतों ने। ठीक है, जिसमें एक है सलूम्बर के सामंत रावत केसरी सिंह, जिनका अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और एक है हमारे पास में कोठारिया के रावत ज्योत सिंह। कौन है? कोठारिया के ज्योत सिंह। उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा उनका। ठीक है, और यह सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने भी जो है खुल करके क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेता और ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को सलूम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपने यहाँ शरण दी। उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवार को भी आश्रय दिया। यानी ये खुद ओपनली जो है विरोध में नहीं आए, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट जरूर करा था। किसका सपोर्ट करा? तो जो हमारे ये आपके क्रांतिकारी हैं 1857 की क्रांति के, उनका। किस किसने? तो जैसे आउगा के ठाकुर कुशाल सिंह है, वो तो ओपनली सामने आ गए थे। लेकिन जो सलूम्बर के हैं रावत केसरी सिंह, कोठारिया के हैं रावत ज्योत सिंह, ये जो है इनडायरेक्टली आपके क्रांतिकारियों के सपोर्ट में थे। ठीक है, जैसे मारवाड़ के भी जो है इनके खुलकर सामने नहीं आए थे, लेकिन इनके सपोर्ट में जरूर थे। इसके बाद में देखिए, ला रहा हूं मैं, नीचे ला रहा हूं, है ना। ये लीजिए, आ गया पूरा। अब देखिए, तो सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने आसपास के जागीरदारों को साथ लेकर के आउआ के ठाकुर के स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर जो है सहायता की। किसने? सलूम्बर के जो रावत केसरी सिंह है उन्होंने।
फिर उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ में जो संधि की, केसरी सिंह ने उसका खुल करके विरोध भी किया। एजी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देख करके महाराणा उदयपुर पर यह दबाव डाला कि वे उसके विरुद्ध कार्यवाही करे। किसके विरुद्ध? केसरी सिंह के विरुद्ध। किसने कहा? तो एजी लॉरेंस ने। ठीक है, किसको कहा? महाराणा जो उदयपुर के हैं उनको। किंतु महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके और अंग्रेजों के द्वारा आउगा गांव को तहस नहस कर दिया गया। आउगा के ठाकुर कुशाल सिंह निरीह अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे। तब कोटारिया के जो रावत ज्योत सिंह है, उन्होंने उनको गले लगाया। उन्होंने कोटारिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण दी थी। तो ये ध्यान रखना कि कोठारिया के जो ज्योत सिंह है, उन्होंने पेशवा के नाना साहब को भी जो है शरण दी थी। और आपके किसको शरण दी? तो आउगा के ठाकुर कुशाल सिंह को, तथा सब प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध करवाई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध करके व भावी परिणामों की चिंता न करके सलूम्बर व कोठा के रावतों ने अपूर्व जो है त्याग और साहस का परिचय दिया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब तो पूरा हो गया आपका ये चैप्टर। फिर इसके बाद में देखिए 1858 के अंदर आ गए हैं अपन अब लगभग। तो ठीक, तो 1858 ईस्वी तक समस्त भारत में विद्रोह जो है कुचल दिया गया। फिर 1857 की जो क्रांति थी उसको फिर पूरी तरह लगभग कुचल दिया गया था। और नवंबर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश ताज जो था उसको सौंप दिया। और यहीं से फिर पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है। आपने पढ़ा होगा संविधान के अंदर ब्रिटेन की महारानी है विक्टोरिया, उनकी ओर से भारत के सभी नरेशों को अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने का उसने आश्वासन भी दिया कि भाई जो है आपके जो भी अधिकार वगैरह है वो हम आपको देकर रहेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आप है ना हमारा सपोर्ट कीजिए। फिर उदयपुर महाराणा ने इसका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत भी दी गई। यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वो असफल रहा। हमने देखा कि भाई हर जगह अलग अलग समय पर हुआ, सैनिक बटे हुए थे, सूचनाएं काफी लेट लेट मिल रही थी। अगर इस जगह ये सब एक साथ होता तो शायद कुछ परिणाम और ही होता और भारत देश जो है पहले ही आजाद हो जाता शायद। फिर संग्राम जो है असफल रहा, परंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का जो स्वरूप है वो पूरी तरह बदल गया। उसके बाद में क्या हुआ? तो आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने लगे, मध्यम वर्ग का जन्म हुआ, प्रशासनिक सेवाओं में जन साधारण की जो है नियुक्तियां करने का एक रूल आया कि ताकि इससे क्या हो, जनता थोड़ी शांत रहे कि हाँ भाई हमारा अधिकारी तो हमारे गांव का ही है। ऐसे वैश्य समुदाय का सहयोग लिया जाने लगा। इन्हें महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना जो है कुछ इस प्रकार के कार्य होने लगे, जिसपे राजपूतों का महत्व तो कम होता गया और राजस्थान के नरेश और जागीरदार अब जो है अंग्रेजों पर पूरी तरह से निर्भर होने लग गए। मतलब अल्टीमेटली अब जो है राजपूतों को यहाँ पर क्या करा जा रहा था भाई, उनको पता था कि अगर ये राजा वगैरह रहे तो ये सैनिक वगैरह लेकर आएंगे और हमें भगा सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा, सबको फूट डालो और राज करो की नीति से सबको तोड़ दिया। अब पूरा हो गया है। 1857 की क्रांति की असफलता के कुछ कारण है। क्या क्या कारण है तो आपको पता ही है। जैसे देखो, राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपने झुकने की जो प्रवृत्ति का परिचय दे दिया। जैसे उदयपुर है, जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सिरोही है, टोंक है, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। इन शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता को जो है सहयोग किया और मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया। पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। मतलब यहाँ पर अल्टीमेटली कहना यह चाहते हैं कि जो शासक थे उनका सपोर्ट नहीं मिल पाया था क्रांतिकारियों को। दूसरा, राजस्थान के जो विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को जो है विद्रोहियों को निपटने के लिए पर्याप्त समय मिल गया और एक साथ जो है पूरी ताकत नहीं लगानी पड़ी। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि के नरेशों ने तात्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। फिर राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों को पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ही
ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। किसने? तो ये थे उदयपुर के आपके जो महाराणा। इसके बाद में आपके देखो राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था, इस कारण उसने क्रांतिकारियों को कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, उनमें नेतृत्व का भी समर्थन जो है एक पूरा भाई पूरे सभी जगह पर एक केंद्र में अगर होता, सभी एक साथ अगर जो है आवाज उठाते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन अलग अलग था, संपर्क नहीं था, प्रयास किया गया था, केवल पहला प्रयास था। इस वजह से क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क नहीं था, ठीक है, और इससे ये हुआ मतलब हमें जो है हथियारों की कमी पड़ना वगैरह ये सब। फिर अंग्रेजों ने जो है अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः अपना नियंत्रण कर लिया और इस प्रकार जो है राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। और ये है कुछ परिणाम। फिर क्या हुआ इससे असफलता के कारण, क्या क्या रिजल्ट निकल का है? तो क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें जो है ब्रिटिश संरक्षण में चली गई पूरी तरह। ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी के द्वारा संधियां जारी रखी। राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया, एक तो रियासती राजाओं के और दूसरे अंग्रेजों का भी अब उन पर नियंत्रण आ गया कि अब उन्हें पता चल गया कि अब तो ये अपन से जीत नहीं सकते हैं। परिणाम स्वरूप यह निश्चित हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का कोई अब भविष्य नहीं रहेगा और अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भी लोगों में राष्ट्रीय जागृति का जो है प्रादुर्भाव हुआ। स्व धर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्व भाषा के फल स्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः पल्लवित हुई और इस भावना का बल प्रदान करने वाले अर्जुन लाल सेठी है, जिनका व्यक्तित्व अपने को पढ़ना चाहिए। केसरी सिंह बारठ है, जरूर पढ़ें। गोपाल सिंह खारवा है, बहुत पढ़ना चाहिए इनके बारे में। और इन्होंने जो है इस प्रकार से असफलता ने भावी संगठित आंदोलन की भूमिका को भी तैयार कर दिया। और जो ये अर्जुन लाल सेठी है, फिर हमारे केसरी सिंह बारठ है, गोपाल सिंह खरवा है, ये सभी जो आपके सिलेबस में ले रखा है ना एक कि प्रमुख व्यक्तित्व, वो सभी प्रमुख व्यक्तित्व यही है, इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। ये आज अपना पहला चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अगला चैप्टर जो है अपन मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही लेकर के आऊं। वैसे रेगुलर तो ये क्लास नहीं रहेगी, हम कोशिश करेंगे 3 या 4 दिन में एक क्लास आए, क्योंकि इतनी लंबी क्लास बनाने के लिए आपने देखा कि आज भी मेरे जो है हालत खराब हो रही थी, तो मैं नहीं चाहता हूं कि अपने स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ करूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे अगली क्लास में। आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम अगले वीडियो को उतना ही जल्दी लेकर के आए।